ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। और वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जूफन से किक मारते पीछे हटा देता और कहता है कि दूर हो मुझसे, तुम सभी मोटे लोग यहाँ पर मुझे हक क्यों करना चाहते हो। जबकि मास्टर जूफन वहां पर मास्टर जैंग वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, यही वो बंदा है जो यहाँ पर किसी भी किस्म का मिरेकल क्रिएट कर सकता है, और उसने वाकई में करके दिखा दिया। दूसरी तरफ से मास्टर फी और दूसरा मास्टर भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि मास्टर वुशवी ने यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही अच्छे जेम को तलाश करके लाया और उसे इस बार के कंपटीशन में बेचने का फैसला बिल्कुल ठीक था। के साथ ही ग्रिजली बियर को दिखाते हैं, ग्रिजली बियर बेचारे के छक्के छूट चुके होते हैं। वो सोच रहा होता है कि मास्टर क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को हरा सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी इथेरियल स्टेज में नहीं है। के बाद रूहुआ भी काफी ज्यादा हैरान होती है। रूहुआ कहती है कि थोड़ी देर पहले तक यानी 3 दिन पहले तक जब हम लोग इनसे मिले थे उस वक्त तो ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टिफ थे, ज़ोंबीज की तरह थे और इनकी कल्टीवेशन लेवल 0 थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये सारे के सारे इथेरियल स्टेज और रेडियंट स्टेज की पीक पर कैसे पहुंचे हुए हैं, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो सिस्टर चूचू से कहती है कि तुम यहाँ पर इसको देखकर हैरान हो रही हो, वो बंदा ज़ूफैन कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पर किसी भी किस्म के मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, यही तो उसकी खासियत है कि वो हमेशा हर किसी को सरप्राइज कर देता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर शुरुआत से उन्हें दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझना चाहिए। तो रूहुआ उसे कहती है कि किंग चैंग तुम इतनी ज्यादा शांत कैसे रह सकते हो जबकि तुम्हारे सामने जहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर्स है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को फाइट में हरा पाएंगे। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि जरा मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी के सभी लोगों को यहाँ पर ज़ूफैन ने चेंज किया है, लेकिन ज़ूफैन ऐसा कैसे कर सकता है कि वो इतने कम समय में यहाँ पर इतने सारे लोगों को इथेरियल स्टेज में कैसे पहुंचा सकता है। तो हमारी सिस्टर चूचू से कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर अपने साथियों में खड़ा होता है, इसी के साथ ही वो उसकी तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि सिस्टर चूचू भी उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिस्टर चूचू जो है पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर से हमारे ज़ूफैन के लिए थ्रेट बनने वाली है, क्योंकि कोई भी इसको बंदी बनाकर यूज कर सकता है। मुझे ऐसे सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जबकि जहाँ पर रूहुआ जो होती है वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अगर ये मॉन्स्टर ये सब कुछ कर सकता है तो फिर हम लोग इससे अपनी फाइट को नहीं जीत पाएंगे। और इसी के साथ ही उस एल्डर को भी दिखाते हैं जो अरीना में खड़ा होता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले तक जब ये लोग यहाँ पर इंटर हुए थे तब ये सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर थे, ये रेडियंट स्टेज में थे, लेकिन अब जब ये सभी लोग यहाँ पर अरीना में आ रहे हैं तो इन सभी में से 6 लोग यहाँ इथेरियल स्टेज में पहुंच चुके हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 10 दिन में यहाँ पर 3 दिन में इन लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना लिया है। तो सही पर मास्टर जुन जो होते हैं उसे कहते हैं कि इन लोगों ने ज़ोंबी पिल को यूज किया। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ज़ोंबी पिल्स को यूज करने की, ये तो लोअर 3 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर वाले बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इतनी सारे कमजोर है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ज़ोंबी पिल को यूज कर सके। मुझे लगता है कि इस बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा कुछ उथल पुथल होने वाली है, यानी कि कुछ ऊपर वाले सेक्टर मिडिल 3 सेक्टर्स भी चेंज होने वाले हैं। साल की एल्डर उन सभी लोगों से कहता है कि अब ठीक है सभी लोग अब यहाँ पर आ जाओ और आकर अपने अपने नंबर निकालो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने नंबर्स निकालने होंगे और उन नंबर्स के मुताबिक तुम्हें फाइट करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर और दूसरी तरफ से डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आ जाओ। 10-10 कंटेस्टेंट को यहाँ पर लेकर आओ ताकि वो अपने लिए नंबर निकाल सके। जैसे वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर की तरफ देखते हैं तो ग्रिजली बियर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वहां पर अपने मास्टर से कह रहा था मास्टर ये तो चीटिंग है ना मास्टर, 3 दिन पहले तक तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे ना, तो मैं इनके सामने बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा था, मैंने इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। लेकिन मास्टर आप बताओ ना कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है। मास्टर इन लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई चीट ट्रिक को यूज किया है। तो मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर पहले ही भीगी बिल्ली क्यों बन रहे हो, तुम्हें यहाँ पर पता है ना कि तुम सभी को फाइट करनी होगी, 10 लोगों को 10 लोगों से फाइट करनी है और सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर काउंट होने वाले हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे सेक्टर को यहाँ पर कौन सा रैंक मिलने वाला है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई भी मैच को फॉरफिट करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ग्रिजली बियर उसे कहता है लेकिन मास्टर यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फाइट कर सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फाइट करके जीत भी पाएंगे। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि उनके पास 6 इथेरियल स्टेज के मास्टर है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि उनके पास 4 जो है वो रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स भी हैं। यानी कि अगर हम लोग वहां पर 6 फाइट्स को हार जाएंगे तो कम से कम 4 फाइट्स को तो जीत पाएंगे। अगर हम 4 फाइट्स को जीत जाते हैं तो अगली फाइट में हम लोग मिस्टिकल हीवनली सेक्टर को हराकर उन पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं। क्या तुम इस बारे में नहीं सोच रहे। तो ग्रिजली बियर कहता है हाँ मास्टर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर काफी सारे लोग रेडियंट स्टेज में ही हैं, यानी कि 4 लोग रेडियंट स्टेज में, उन 4 लोगों को अगर हम लोग हरा देते हैं तो वो 4 पॉइंट्स वहां से ले लेंगे और बाकी के पॉइंट्स हम लोग हीवनली मिस्टिकल सेक्टर को हरा कर ले सकते हैं। एक्चुअली वहां पर वो जो लड़का जो 3rd लेयर
में है वो रेडियन स्टेज के तीसरे लेवल पर सबसे ज्यादा कमजोर है। अगर उसका मुकाबला मेरे साथ हो जाता है तो फिर मैं बड़ी आसानी से फाइट को जीत जाऊंगा। तो उसका मास्टर उसके सर में थप्पड़ मारता और कहता है, बेवकूफ कहीं कि तुम हमारे एलीट डिसाइपल हो, बाकी सभी जूनियर ब्रदर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही, और तुम यहाँ पर सबसे कमजोर ओपोनेंट से फाइट करना चाहते हो। तुम्हें किसी और ओपोनेंट से फाइट करनी होगी। तुम रेडियन स्टेज के 6 लेवल के ओपोनेंट से फाइट करो जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है रेडियन स्टेज में, और दूसरी तरफ से किसी और जूनियर ब्रदर को उससे फाइट करने दो। एल्डर वहां अपने डिसाइपल से कह रहे होता है कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम अपनी 4 फाइट्स को लाजमी जीतना है। वहां पर जो रेडियन स्टेज के 4 एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को हराना होगा। जबकि हमारा ज़ूफैन सोच रहा था, लगता है मेरी पीठ पीछे कोई मेरी बुराइयां कर रहा है। इसी के साथ ही एल्डर उनसे कहते हैं कि तू जल्दी से यहाँ पर आ जाए और अपने लिए आकर एक एक नंबर चूज करें। जहाँ पर दोनों साइड के ऊपर नंबर्स बड़े हुए हैं, जहाँ पर 10 तक गिनती लिखी हुई है इन स्टिक्स के ऊपर। तुम में से जो भी स्टिक निकालेगा, दूसरी तरफ से जिसकी जो नंबर सेम होगा वो आपस में फाइट करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर जाकर नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन स्टिक निकालता है तो उसके ऊपर नंबर 10 लिखा होता है। तो ये देखकर जानवो कहता है कि नंबर 10 वाला बंदा तो बहुत ज्यादा अनलकी है जिसका सामना इस मॉन्स्टर के साथ होने वाला है। तो उसके साथ उसकी सिस्टर यूमी खड़ी होती है। तो सिस्टर यूमी उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर जानवो, तुम तो यहाँ पर हमारे एलीट ब्रदर्स की फाइट देखने के लिए भी नहीं आया करते, यहाँ तक कि तुम मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए भी नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती हैं। और आज तुम यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए आ गए हो, क्या यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है? तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि यूमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा कि तुम एल्डर्स के साथ वापस चली गई हो। मैं यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए आया क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। मैं किसी को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि वो किस तरह से फाइट करने वाला है। और साथ ही वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही दिखाता है कि यूमी उसके एक्सप्रेशंस को देखकर महसूस कर पा रही होती है। यूमी कहती है कि लगता है कि यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स की बजाय लोअर 3 सेक्टर्स में भी कोई इतना पावरफुल है जिसको यहाँ पर ब्रदर जानवो सीरियसली ले रहा है। बाकी में यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है। जब वो वहां पर देखती है कि वो किसकी तरफ घूर कर देख रहा है तो वो कहती है कि वहां पर तो एक रेडियन स्टेज के 3rd लेवल का बंदा है जिसको ये घूर घूर कर देख रहा है। तो यूमी कहती है कि सीनियर ब्रदर जानवो, तुम वहां पर उस लड़के की तरफ क्यों देख रहे हो जिसके पास रेडियन स्टेज की 3rd लेयर है, यानी कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ब्रदर जानवो से कहता है कि वो बंदा वो झूठा है। वो यहाँ पर रेडियन स्टेज के 3rd लेवल पर तो है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक मखोटा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक भेड़ है, लेकिन जब टाइगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वो टाइगर को भी खा जाता है। लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पर, लेकिन वो यहीं पर खामोश हो जाता है। वो भी यहाँ पर उसे बताने वाला था कि लास्ट टाइम वो मरते मरते बचा। सिस्टर यूमी से कहती है कि ब्रदर लास्ट टाइम क्या हुआ? वो उसे कहती है बताओ ना ब्रदर लास्ट टाइम क्या हुआ? तो जानवो से कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, लास्ट टाइम कुछ भी नहीं हुआ, तुम इस बार में मत पूछो तो अच्छा है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे कैसे बताऊं कि लास्ट टाइम मैं एक रेडियन स्टेज के 3rd लेयर के बंदे से मरते मरते बचा हूँ। जबकि यूमी वहां पर सोच रही होती है कि अचानक से मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो यहाँ पर लोअर सेक्टर के किसी भी अपोनेंट को अपना अपोनेंट समझता ही नहीं है। लेकिन एक 3rd रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट को देखकर ये इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है। तो आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और ये लड़का इतना ज्यादा गुस्सा कैसे दिला सकता है इसको, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मेरा 10 नंबर है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बीस टेमिंग सेक्टर का ग्रिजली बियर भी वहां पर अपनी लॉट निकालता है और उसका भी 10 नंबर आ जाता है। और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा 10 नंबर आ गया, मेरा 10 नंबर आ गया, यानी कि मुझे वहां पर रेडियन स्टेज के 3rd लेवल के बंदे से फाइट करने को मिलेगा। तो वो अपनी मास्टर से कह रहा था कि मास्टर अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम हम लोग तो अपनी फाइट को जीत ही जाएंगे। और दूसरी तरफ से 3rd यंग मास्टर हान को दिखाता है कि वो कहता है कि जरा इस बेवकूफ ग्रिजली बियर की तरफ तो देखो। उसे लगता है कि वो यहाँ पर इस बारे में खुश हो सकता है कि उसको 10 नंबर मिला है, लेकिन वो बेवकूफ यहाँ पर मरने वाला है। फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइट इतनी बुरी नहीं होने वाली। बीस टेमिंग सेक्टर में से ग्रिजली बियर सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो यहाँ पर इस लड़के से फाइट करता है तो हम सभी लोग इनकी फाइट को एनालाइज कर सकेंगे और देख पाएंगे कि तुमने जिस बंदे के बारे में कहा कि वो एक मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर क्या कर सकता है। क्योंकि उसके दोनों भाई वहां पर बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता होता है कि ग्रिजली बियर जैसा बंदा जो है ज़ूफैन के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और यहीं पर दिखाता है कि सिस्टर यूमी कहती है कि मैं यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो रही हूँ। हमें तो लगा था कि लोअर 3 सेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि लोअर 3 सेक्टर्स में से भी काफी सारे कैपेबल लोग हैं जो कि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर काफी सारी सिचुएशंस और काफी सारी पोजीशंस रिप्लेस होने वाली हैं। लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स में से डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है मिडिल 3 सेक्टर्स में आने वाला है। खैर हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो वैसे ही अपर 3 सेक्टर्स में हैं। फिर साथ ही जो हम से कहते हैं देखो तो जरा बीस टेमिंग सेक्टर का जो सबसे पावरफुल ग्रिजली बियर है उसने यहाँ पर नंबर 10 चूज किया है, जो कि दूसरी तरफ से रेडियन स्टेज का 3rd लेवल का सबसे कमजोर लड़का है। लगता है कि उसकी फाइट बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, वो काफी
ज्यादा लकी है, जबकि जानमो से कहता है कि लकी मेरी एस, वो यहाँ पर लकी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस बेचारे को तो पता भी नहीं चलेगा कब वो यहाँ पर मरने वाला है। जोमी उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो उन दोनों की कल्टीवेशन में जहाँ पर पूरे 6 लेवल्स का डिफरेंस है। ग्रिजली बियर इस वक्त रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर है, वो लड़का इस वक्त रेडियंट स्टेज के 3rd लेवल पर है। तो जानमो से कहता है कि यहाँ पर लेवल्स का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, वो इथीरियल स्टेज के बंदे को भी हरा सकता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो जोमी वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इसी बंदे को देखने के लिए आया है, पहले मुझे कंफर्म नहीं था लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी लड़के के लिए जहाँ पर आया है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर जब सभी लोग अपनी अपनी लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मास्टर जैंग उन सभी डिसाइपल से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ, तुम सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया, तुम सभी की स्ट्रेंथ को देखकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, तुम सभी लोग तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो हमारा सुपेन उसे कहता है कि बकवास बातें बंद करो, बताओ कि तुम यहाँ पर हमसे क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं हाँ हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाओ। असल में बात यह है कि मैं तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस फाइटिंग में जब तुम सभी लोग अपने ओपोनेंट से फाइट करो तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों को जख्मी मत करना और ना ही अपने फाइटर को जान से मारना। तो ब्रदर कुईलैंग उसे कहता है कि मास्टर यांग जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया था, आपको याद नहीं है कि उनके ग्रिजली बियर ने किस तरह से हमारी इंसल्ट की थी, हम तो उन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि बेवकूफो यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है, तुम लोगों को इसी स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर राउंड रॉबिन में फाइट होने वाली है, अगर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग हमसे हार जाते हैं तो उसके बाद उनकी फाइट किससे होने वाली है, इसके बाद उनकी साइड मिस्टिकल ह्यूमन राइटियर सेक्टर के साथ होगी, और अगर वो लोग पहले बुरी तरह से जख्मी होंगे तो फिर हम तो यहाँ पर मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर की मदद कर देंगे ना, वो तो हमारे दुश्मन है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी मदद लेने के बाद भी हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपने नंबर चेंज करने के बजाय हमारे ऊपर बाकी से बातें सुनाना शुरू कर दी कि हम लोग यहाँ पर हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि हम लोग डीमंस हैं और वो लोग अच्छे लोग हैं, तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो। साथ ही वो जू फैन से कहते हैं कि स्पेशली तुम लड़के, तुम्हारी वजह से हम लोग उस लड़की की वजह से इतना कुछ हमें झेलना पड़ा, हम लोग वहां पर फाइटिंग में रहे, उस जानमो कमीने से फाइट करनी पड़ी, लेकिन एंड के पर हुआ क्या, उन सभी लोगों ने हमें थैंक यू भी नहीं बोला और ऊपर से हमारे साथ वो नंबर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, इतने कमीने और घटिया राइटियस लोग हैं वो। तो वो जू फैन से कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट जो है वो दूसरी तरफ से सबसे पावरफुल पर्सन है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर उसे एक ही झटके में मार डालो, उसकी फाइट आगे जाकर हीवनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों से होने दो ताकि उन्हें भी यहाँ पर नुकसान पहुंचे। जूपेन उसे कहता है कि ठीक है मास्टर जैंग, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है, और वैसे भी अगर मैं उसे जिंदा छोड़ भी देता हूँ तब भी मुझे लगता है कि उनकी साइड के ऊपर जो लड़कियां हैं वो इतनी पावरफुल है कि वो इस बंदे को आसानी से संभाल सकती हैं। इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो बैरियर है वो क्रिएट हो रहा है, तो तुम सभी लोग जो है एक एक करके अपने नंबर्स के हिसाब से अरीना में आते जाओ। उसी के साथ ही वहां पर बैरियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, कंप्लीटली उस एरिया को सराउंड कर लेता है, यानी कि कंपटीशन एरिना के इर्द गिर्द एक बैरियर बन जाता है ताकि कोई भी फाइट के दौरान जाकर उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। और इसी के साथ ही नंबर 1 के ऊपर की चेंगलोंग होता है हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर से, और दूसरी तरफ से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक लड़का होता है, तो ये दोनों अपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो की चेंगलोंग जो होता है इस वक्त एथेरियल स्टेज के 3rd लेवल पर है, तो दूसरा लड़का जो होता है अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं इस फाइट को नहीं जीत पाऊंगा, क्यों ना मैं गिव अप कर दूं। उसका मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते, क्या तुमने रूल्स को नहीं सुना, अगर हम लोग यहाँ पर गिव अप करते हैं तो हमारे 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर फाइट को हारते हैं तो सिर्फ 1 पॉइंट माइनस होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर फाइट में जीत जाते हैं तो हमें 1 पॉइंट प्लस होगा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम लोग गिव अप करो, अगर मार खाकर बाहर आना है तो मार खा के बाहर आ सकते हो। इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है की चेंगलोंग से कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइट नहीं जीत पाऊंगा। इसी के साथ ही की चेंगलोंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाता हूँ, और साथ ही वो हल्का सा हाथ हिलाता है और उसको मारता है जिससे वो लड़का उठता हुआ अरीना से बाहर गिर जाता है। और इसी के साथ ही की चेंगलोंग अपनी फाइट को जीत जाता है। तो वो लड़का उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पर तरस खाने के लिए और मुझे बुरी तरह जख्मी ना करने के लिए। और वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर सेकंड फाइट की बारी है। की चेंगलोंग उतर कर नीचे जा रहा होता है तो जुइलिंग ऊपर आ रही होती है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी फाइट तो काफी आसान थी। तो की चेंगलोंग उसे कहता है कि तुम्हें भी बस ऐसा ही करना, अपने अपोनेंट को जख्मी मत करना। और इसी के साथ ही जुइलिंग अरीना में चली जाती है और दूसरी तरफ से उसका ओपोनेंट उसके सामने खड़ा होता है। उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा टफ लग रहा था, लेकिन इसी के साथ उसका ओपोनेंट वहां पर उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज जूनियर सिस्टर मेरे साथ ऐसा मत करना, प्लीज मुझे बुरी तरह जख्मी मत करना। मुझे पता है कि मैं
तुमसे फाइट को जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे प्यार से यहाँ पर से बाहर भेज सकती हो? तो जूनियर सिस्टर यूलिंग उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ जो कि मुझे जूनियर सिस्टर कहते हैं या फिर जो कि मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हैं। और इसी के साथ ही उसे हल्की सी किक मारकर रीना से बाहर फेंक देती है और इसी के साथ ही ये मैच भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरा मैच भी वो लोग जीत जाते हैं। वो लड़का भी खुशी खुशी वहां पर से रीना से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर बच गया। जबकि बीस टाइमिंग सेक्टर का एल्डर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसके जो डिसाइपल्स हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा और हो सकता है कि अगली फाइट में वो पॉइंट्स हासिल कर लें। लेकिन ये देखने के बाद मास्टर जून जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, तुम कमीनो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगो, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से जख्मी नहीं कर रहे और इसे सिर्फ उठाकर बाहर फेंक रहे हो ताकि आगे आकर वो हमसे फाइट करके हमारे पॉइंट छीन सके। कि मास्टर जून चिल्लाकर कहता है कि मुझे समझ आ गई ये लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को जख्मी नहीं कर रहे, उन्हें यहाँ पर सही सलामत छोड़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद रुहुआ उसे कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो मास्टर जून से कहता है, बच्ची क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही? ये सारे का सारा उस फीड यांग का ही प्लान लगता है कि उसी ने यहाँ पर ये सारा प्लान बनाया। इसके अलावा यहाँ पर और हो ही क्या सकता है? ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इस सब बात को नोटिस नहीं कर पा रही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के मुकाबले में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग चुपचाप वहां पर से नीचे उतरते आ रहे हैं, यानी कि वो हार कर चुपचाप सही सलामत वहां से आते जा रहे हैं। तो रुहुआ उसे कहती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आसान सी बात है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? जबकि वो सभी लोग वहां पर उनसे माफी की भीख मांग रहे हैं। तो मास्टर जून उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग इस वक्त डबल ड्रैगन गैदरिंग में है और जहाँ पर एक डिमोनिक पाथ के डिसाइपल्स जो है वो दूसरे डिमोनिक पाथ के डिसाइपल से फाइट कर रहे हैं और जहाँ पर जब भी डिमोनिक पाथ के डिसाइपल्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तो वो कभी किसी के ऊपर रहम नहीं करते, वो कभी किसी के ऊपर तरस नहीं खाते और जब भी उनका ओपोनेंट चाहे उनसे माफी क्यों ना मांग रहा हो, इसके बावजूद वो अपने ओपोनेंट को मार ही डालते हैं या फिर बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों की ये स्कीम है। तो रुहुआ कहती है कि स्कीम का क्या मतलब है? तो मास्टर जून कहते हैं कि स्कीम का मतलब यह है कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ से 20 गेमिंग सेक्टर के लोगों को जख्मी नहीं कर रहे, उन्हें सही सलामत छोड़े ताकि वो अगले कंपटीशन में हमसे फाइट कर सके। वो चाहते हैं कि यहाँ पर हमसे बदला ले सके। वो इस तरह हमसे बदला ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे काफी सारे पॉइंट्स छिन जाएंगे। तो रूह अपने मास्टर से कहती है, लेकिन मास्टर ये बात वहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं ना कि वहाँ पर 20 गेमिंग सेक्टर के लोग उनसे माफी की भीख मांग रहे हैं कि उन्हें ना जख्मी करे। इसी वजह से दूसरी तरफ के जो डिसाइपल्स हैं यानी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग वो उनके ऊपर तरस खा के उन्हें वहां पर से छोड़ रहे हैं। तो मास्टर जूनू से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। मैंने पहले यहाँ पर तुम्हें यह बात बताई है कि ये हमारे राइटियर सीवन सेक्टर के जो राइटियर सेक्टर्स के रूल है कि अगर हमसे कोई माफी की भीख मांगता है तो हम उसके पर तरस खाते हैं। लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो इससे ज्यादा अलग हैं। डिमोनिक पाथ के लोग कभी किसी के पर तरस नहीं खाते। मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि वो हमसे बदला लेने के लिए जहाँ पर 20 गेमिंग सेक्टर के लोगों को छोड़ रहे हैं। तो उनका यंग मास्टर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जबकि सिस्टर चूचू उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर ये बात करने का अधिकार नहीं है कि वो लोग हमारे साथ यहाँ पर बुरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले यहाँ पर अपने गिरबान में जानकर देखना चाहिए। जब वो लोग यहाँ पर मुश्किल वक्त में थे तो क्या तुम लोगों ने उनकी मदद की थी? अगर वो लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो रूल के अंदर रहकर कर रहे हैं तो फिर इस बात से मसला ही क्या है? हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आए हैं। अगर वो लोग यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को सही सलामत छोड़ रहे हैं तो ये रूल्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो यंग मास्टर जो होता है वो सिस्टर चूचू से कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम क्यों हमेशा यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स की साइड लेती हो? सिर्फ उस एक लड़के की वजह से है। तो सिस्टर चूचू से कहते हैं कि हाँ ये उस लड़के की वजह से है क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी कभी उसे मुश्किल वक्त आएगा मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर राइटियर सेक्टर के लोगों के साथ
साथ ही जहाँ पर बहस ही क्यों ना करनी पड़ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा जहाँ पर रूल्स के मुताबिक चलता है। वो कभी भी जहाँ पर कोई गंदी ट्रिक्स तो चलता है लेकिन रूल्स के बाहर निकलकर बिल्कुल भी नहीं करता। वो एथिक्स को फॉलो करता है। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जबकि ऐसे लोग जो कि दूसरों के साथ ये सब कुछ करते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर वो भी यहाँ पर इस तरह के घटिया काम करना शुरू कर देगा तो तुम उसे भी डिस्पाइस करोगी, तुम उसे पसंद करना छोड़ दोगी। सिस्टर चूचू से कहती है लेकिन वो ऐसा करेगा ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। आज से कुछ साल पहले की बात है, हमारी फैमिली ने एक कंपटीशन को अरेंज किया था जहाँ पर एक पिल कंपटीशन हो रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही महान पिल बनाने का मास्टर था, उसके साथ इसकी फाइट थी जहाँ पर इसने पिल्स बनानी थी। लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ और बड़ी तेजी के साथ पिल्स बना सकता था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इसने ट्रिक्स को नहीं यूज किया और वहाँ पर अपने आप को शांत रखा ताकि वो लेट हो जाए। और दूसरी साइड के ऊपर से एक बंदे ने कहा कि उसने 1 सेकंड पहले यहाँ पर अपनी पिल बना लिया, हालांकि उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो थी। तो वो सभी उसकी बात सुनने के बाद कहते तो फिर क्या हुआ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेहतर थी तो इसका मतलब यह कि ये यहाँ पर पिल कंपटीशन में जीत गया होगा। तो सिस्टर चूचू से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पर जानबूझकर दूसरा जो इसका दुश्मन मास्टर था उसको जिताने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ से एक पिल मास्टर था जो कि पिल बनाने के लिए अपने लाइफ एसेंस को यूज कर रहा था। ये देखना चाहता था कि वो पिल बनाने के लिए क्या करेगा। तो उस पिल मास्टर ने वहां पर अपने लाइफ एसेंस को यूज किया ताकि वो इस कंपटीशन को जीत सके। तो जू फैन ने फाइनली वहां पर सभी के सामने डिमोन्स्ट्रेट किया कि यही पिल मास्टर जो है इसने इस कंपटीशन को जीता है, क्योंकि इसने यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की पिल बनाई है। क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के ऊपर अपनी पिल को बनाया था, तो इस तरह का यहाँ पर दोनों की क्वालिटीज को भी देखा जाता तो दोनों का मैच वहां पर ड्रा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जू फैन ने वहां पर अपने एडवर्सरी को जिता दिया। सिस्टर चूचू कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर इन दोनों में से बेहतर कौन निकला। तो रुआ कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये एक बेवकूफ है, अगर ये वहां पर जीतना चाहता तो बड़ी आसानी से वहां पर जीत सकता था, क्योंकि इसकी पिल की क्वालिटी दूसरे की पिल की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर थी। तो वहां पर खड़े होकर ये कहने की क्या जरूरत थी, दूसरे मास्टर ने यहाँ पर उससे बेहतर पिल बनाई है। तो सिस्टर चूचू से कहती है क्योंकि ये इसी तरह काम करता है, पता होता है कब यहाँ पर हार मारनी और कब यहाँ पर फाइट करनी है, ये इसका स्टाइल है। पहले तो मुझे भी वहां पर यही लगा था कि इसने यहाँ पर गलत किया है, इसने यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं किया, ये वहां पर जीत सकता था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसने बिल्कुल ठीक किया है। तो वो सभी सिस्टर जो होती है उसकी बात सुन रही होती है, फिर साथ ही जूफैन की तरफ देखती है और कहती है क्या ये वाकई में एक जेंटलमैन है। उसी के साथ एक सिस्टर उससे पूछते है कि एक बात तो बताओ, क्या वो वहां पर जीत तो गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस एडवर्सरी का क्या हुआ जो कि उसका पक्का दुश्मन था। कंपटीशन खत्म होने के बाद क्या इस लड़के ने उसको मार दिया। तो सिस्टर चूचू कहती है कि हाँ वहां पर सभी लोगों के सामने तो इसने बिल्कुल ऐसे ही किया था, सभी लोगों के सामने वो बंदा मर गया। लेकिन उसके बाद जब मैं एक बार इनके सेक्टर में गई थी, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि वो पिल मास्टर जो था, जो इसका दुश्मन था, वो इसका एक एल्डर बन चुका है, इसकी फैमिली का एक एल्डर बन गया हुआ था और काफी हाई पोजीशन के ऊपर था। इसका मतलब यह है कि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होगी और दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। सुनने के बाद वो लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो सिस्टर चूचू कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, जूफैन वो करके दिखा सकता है जो कि इम्पॉसिबल है। हम सभी राइटियस कल्टीवेटर्स भी तो एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए भी ऐसा ही है, वो दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स थे, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ देना चूज किया। तो जुनून से कहते हैं कि सिस्टर चूचू मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक पाथ की तरफ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर राइटियस पाथ के ऊपर ही रहना चाहिए और इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सिस्टर चूचू वहीं पर खामोश हो जाती है। तो इसी के साथ ही वहां पर 10वीं फाइट स्टार्ट होती है। 10वीं फाइट में ग्रिजली बियर जो होता है वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है और कहता है कि सभी कावर्ड यहाँ पर अपनी 9 फाइट्स को हार चुके हैं, लेकिन अब जहाँ पर इनको मैं दिखाऊंगा कि फाइट कैसे की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ 3rd लेयर का रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, तो मैं तो यहाँ पर इसे जान से मार डालूंगा। तो दूसरी तरफ से हमारा जूफैन जो होता है बड़ी शांत होकर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि जूफैन याद रखना कि हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही चलना है, तुम्हें इसे बिल्कुल भी जख्मी नहीं करना, बस यहाँ पर स्लाइटली हट करना और इसे अरीना से बाहर फेंक देना। तुम्हारा जूफैन कहता है अच्छा मुझे याद है तुम जहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, मुझे पता है कि यहाँ पर मैच को किस तरह खेला जाता है। जूफैन का मैच स्टार्ट होने वाला है और मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह जख्मी मत करना, मैं लास्ट टाइम के दौरान तुम्हें भी समझा रहा हूँ, बाकी
सभी लोगों ने इस प्लान को ठीक से पूरा किया है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगती है। बाकी के सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। जो स्पेशल लोग यहाँ पर आए होते हैं वो सभी गेस्ट भी यहाँ पर फाइट को ही देखने के लिए आए थे और वो सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो ग्रिजली बियर आगे बढ़ता हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम लोगों की वजह से हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें हरा कर उस सारी की सारी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना सारे का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि तुम तो यहाँ पर से अपना एक दो बाजू कटवा कर ही जाने वाले हो। तुम यहाँ पर इसको मेरे पर ब्लेम मत डालना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत है कि तुमने यहाँ पर 10 नंबर चूज किया था, जो कि मेरे खिलाफ यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। और दूसरी तरफ से जानवो को दिखाते हैं, वो कहता है कि तो बेवकूफ है। और मास्टर यांग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि प्लीज ज़ूफेन अब यहाँ पर फुल आर्म अटैक मत करना। ज़ूफेन वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जब वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है, इसी के साथ हमारे ज़ूफेन की बॉडी के अंदर उसकी पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी तीनों पावर्स एक्टिवेट होती हैं और जल्दी से वो साइड के ऊपर देखता है दरवाजे की तरफ, क्योंकि दरवाजे के अंदर वही लड़का आकर खड़ा होता है और उस मैच को देखने के लिए आया होता है। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और उसकी आंखों का कलर भी वहां पर फाइटिंग मूड में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ से ग्रिजली बियर जो होता है उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरी तरफ क्यों देख रहा है, क्या ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है? ये एक थर्ड लेयर का रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और यहाँ पर मेरे जैसे इथेरियल स्टेज के मास्टर को इग्नोर कर रहा है। तो इसी के साथ ही ग्रिजली बियर उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें 10 मूव्स देता हूँ, तुम यहाँ पर फ्रीली मेरे पर अटैक कर सकते हो। इस अटैक के दौरान तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर मूव भी नहीं करूंगा, तुम्हारे पर अटैक बैक भी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ज़ूफेन अभी भी उसको इग्नोर कर रहा था, वो दरवाजे की तरफ घूर रहा होता है। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि वो अचानक से क्या हो गया। ग्रिजली बियर कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कहीं तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर तो नहीं गए जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे? फिर साथ ही वो अपने ऊपर से अपने ग्रिजली बियर के खाल को उठाता है, उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाओगे। मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला। अब मुझे यहाँ पर पहले तुम्हारे पर अटैक करना होगा। जबकि दूसरी तरफ उसके अपने डिसाइपल्स जो होते हैं, गुई हु चाहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है, कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर की तरफ से आए हुए डिसाइपल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी पावर्स तो चेक करो, हमारी पावर लेवल्स के बराबर है। लेकिन ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ भिड़ने वाला है। इसकी यहाँ पर सबसे बुरी किस्मत कि ये एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाला है। तो ग्रिजली बियर जो होता है वो हमारे ज़ूफेन से कहता है कि लड़के, तुमने तो अटैक किया नहीं, अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मिड रैंक की प्रोफाउंड मार्शल आर्ट को यूज करता है, जिसका नाम डिसेंडिंग बियर अपाम होता है। उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी एनर्जी जो होती है हाथ की, वो एक पाम बन जाती है और उसके साथ वो अटैक करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान जो होता है, फर्स्ट यंग मास्टर हान, वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं वो लड़का इतना ज्यादा डर तो नहीं गया जिसकी वजह से वो हैंग हो गया, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे ब्रदर्स ने कहा था कि वो एक मॉन्स्टर है। और दूसरी तरफ से प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है कि ब्रदर ज़ूफेन, प्लीज वहां पर से मूव करो। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि ग्रिजली बियर जो होता है अपनी पाम टेक्निक के साथ हमारे ज़ूफेन के काफी करीब पहुंच जाता है। और इसी के साथ ही मास्टर यांग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़ूफेन यहाँ पर कर क्या रहा है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि ज़ूफेन की पावर्स जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और हमारे ज़ूफेन को वहां पर वो बंदा फाइनली दिखाई देता है जो दरवाजे के ऊपर पीछे छुपा होता है। जब हमारा ज़ूफेन उसकी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी से नहीं, उसकी आंखों के अंदर से भी पावर रिलीज होती है और हमारे ज़ूफेन की आंखों से भी पावर रिलीज होती है। और हमारे ज़ूफेन की किलिंग की आर्म जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और उसकी किलिंग की आर्म पे एक्टिवेट होने के बाद हमारा ज़ूफेन जो होता है हल्का सा पीछे की तरफ पंच लगाता है ग्रिजली बियर को। जैसे वो वहां पर पंच लगाता है तो उसी के साथ ग्रिजली बियर जो होता है वहां पर उड़कर पीछे वाली शील्ड के साथ जाकर टकराता है और पावर जो होती है वो शील्ड के साथ टकराती है तो शील्ड टूटने लगती है। तो एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि लगता नहीं है शील्ड इसको विथस्टैंड कर पाएगी। लेकिन इसी के साथ शील्ड टूट जाती है। शील्ड के टूटने के साथ ही वहां पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सारे डिसाइपल्स उसके अटैक की रेंज में खड़े होते हैं। उनका एल्डर भी वहीं पर खड़ा होता है और वो अटैक जो होता है उनके साथ जैसे वहां पर हिट होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। पीछे की पूरी दीवार भी उड़ जाती है क्योंकि ये लोग एक अरीना के अंदर होते हैं। तो अरीना की पूरी दीवार उड़ने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि एल्डर की आत्मा वहां पर से उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है क्योंकि वो इथेरियल स्टेज का मास्टर होता है तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन
लेकिन उसकी सोल अभी जिंदा होती है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ से रेफरी एल्डर जो होता है वो कहता है कि समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या। हमारा बैरियर तो टूटा, लेकिन इसके साथ बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे एक ही अटैक में नाइलेट हो गए। उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं बच पाया, यहाँ तक कि उनके 3 स्टेज का मास्टर भी नहीं बच पाया। सुफेन अभी भी वहां पर एरिना में खड़ा होता है, उसकी किलिंग आर्म एक्टिवेट हो चुकी होती है और साथ उसकी पावर्स वहां पर रिलीज हो रही होती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रिएक्शन निकला है। मेरी बॉडी के अंदर तीनों पावर्स एक साथ एक्टिवेट हो गई हैं, जो तीनों पावर्स मेरी बॉडी के अंदर हैं। वो बंदा कौन है जिससे मेरी बॉडी जहाँ पर अपना मॉर्टल एनिमी समझ रही है? तो ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टर योमी जो होती है वो ब्रदर जानमो से पूछती है कि ब्रदर जानमो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा इसकी पावर लेवल्स वो किंग क्यू से कितनी ज्यादा बेहतर है? तो जानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो किंग क्यू से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो किंग क्यू जो है वो इस वक्त राइटियस सेक्टर में है, जबकि ये डिमोनिक पाथ पर है। दोनों की पाथ काफी ज्यादा अलग है। डिमोनिक पाथ को अगर यहाँ पर राइटियस के साथ कंपेयर किया जाए तो राइटियस जो होती है वो ज्यादा कम होती है, जबकि डिमोनिक पाथ जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो दोनों की फाइट में से कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कि वो किंग क्यू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है इस लड़के से फाइट को जीतने में, क्योंकि इस लड़के की पावर लेवल जो है उससे ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में काफी कुछ बदलने वाला और काफी सारी पोजीशंस भी चेंज होने वाली हैं। यहीं पर हान ब्रदर्स को दिखाते हैं कि हान ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर हमें भी अपने प्लान को चेंज करना चाहिए। इस लड़के की पावर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें अगली दोनों जो टॉप पोस्ट हैं उनके लिए फाइट करनी चाहिए। हम लोग थर्ड के पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर थर्ड के पर रहेंगे तो फिर इस लड़के के साथ हमारी फाइट हो सकती है और हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे। वो अपने भाइयों से कहता है कि हमें जहाँ पर मेहनत करना होगी ताकि हम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से आखिरी पोजीशन के पर यानी फर्स्ट पोजीशन अभी सेकंड पोजीशन पर पहुंच सके। अगर तुम लोग यहाँ पर इस लड़के का पंच नहीं खाना चाहते तो वो दोनों भी वहां पर घबराए हुए होते हैं। वहीं पर जो रेफरी एल्डर होते हैं उन सभी लोगों से कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से 3 मिडिल सेक्टर्स के इस कंपटीशन को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करने वाले हैं। पहले मैं जाकर सुप्रीम से बात करूंगा और दोनों सुप्रीम्स के साथ बात करने के बाद ही आप सभी लोगों को अगली बात बताऊंगा कि अब यहाँ पर कंपटीशन को कब कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप सभी लोग अब यहाँ पर से जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एल्डर जो होता है वो सोल फार्मर से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कंपटीशन जो था ये डिसाइपल्स के दरमियान में था, यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा सेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे डजन से भी ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। मुझे यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। कि मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए शोर मचा रहे हो? हम लोग ने किसी भी रूल को यहाँ पर नहीं तोड़ा। कंपटीशन में डिसाइपल्स आते हैं, हर बार यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में चिल्ला कर कुछ कहना चाहिए। तुम्हारे डिसाइपल्स अगर घर से यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे तो उन्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए था कि वो लोग इस फाइट में मारे भी जा सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे डिसाइपल ने कोई रूल को तोड़ा है तो फिर जाओ जाकर डबल ड्रैगन गैदरिंग के ओनर से बात करो कि वो लोग यहाँ पर रूल्स को चेंज करें। अगर हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में किसी डिसाइपल को मार डालते हैं तो फिर उस डिसाइपल के बदले में यहाँ पर हमें अपने डिसाइपल की जान देनी होगी। अगर यहाँ पर ऐसा कोई रूल बन जाता है तो फिर मुझे बताओ कि हमारे डिसाइपल यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को कैसे शो करवाएंगे? अगर हमारे डिसाइपल वहां पर स्टेज के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है? तो दूसरी तरफ से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एल्डर से कहता है कि बकवास बंद करो। तुमने कहा कि वहां पर स्टेज के ऊपर फुल स्ट्रेंथ दिखानी है, लेकिन मेरे बाकी के सभी डिसाइपल्स और मेरी बॉडी तो वहां पर नहीं थी ना। हम लोग तो स्टेज से बाहर थे, तो फिर हम सभी लोगों का यहाँ पर इसमें क्या कसूर है? तो वो मास्टर जैंग उसे कहते तो फिर जाओ जाकर डबल ड्रैगन गैदरिंग के सुप्रीम से जाकर बात कर लो। उनसे कहो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे कि उन लोगों ने यहाँ पर इतने लो लेवल के बैरियर को क्यों बनाकर रखा हुआ था। उनका बैरियर यहाँ पर ज़ूफैन के अटैक को नहीं सहार सका, जिसकी वजह से तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर उस अटैक के एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद दूसरा एल्डर जो होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है बस करो, बहुत हो गया। तुम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के ऊपर भरोसा नहीं करते जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं जाकर सुप्रीम से इस बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये
एक्सीडेंट है कि हमारा बैरियर यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाया। इसी वजह से सुप्रीम से बात करने के बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा कि आगे क्या करना है। तो इसी के साथ ही वो दोनों भी एल्डर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और मास्टर जैंग जो थे अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां पर से वापस की तरफ आ जाते हैं और वापस आते वो जू फैन से कहते हैं कि डियर ब्रदर जू फैन, मुझे एक बात तो बताओ कि हमारे सेक्टर में जब दोनों एल्डर्स को मारने की बारी थी वहां पर सभी के सामने भी तुमने इतनी पावर्स को रिलीज नहीं किया था, दोनों एल्डर्स को भी तुमने बड़ी केयर के साथ हैंडल किया था, फिर यहाँ पर अचानक से तुमने इतनी ज्यादा पावर को क्यों रिलीज किया? सिर्फ एक डिसाइपल के गुस्सा दिलाने की वजह से? क्या तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुमने सभी के सामने अपनी फुल पावर्स को शोकेस कर दिया? तुम्हारा जूफैन उसे कहता है क्या उसने वहां पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया था, लेकिन मैं तो उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो मास्टर जैंग कहते तो फिर यहाँ पर किसकी वजह से तुमने ये सब कुछ किया? आखिर कौन था वहां पर जिसको तुम वहां पर देख रहे थे? तुम्हारा जूफैन कहता है कि दरवाजे में कोई था जिसकी तरफ मैं देख रहा था, जिसको देखकर मेरी पावर्स जो थी वो इतनी ज्यादा अनबैलेंस हो गई थी। मास्टर जैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जबकि इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो किंग क्यू का छोटा भाई जो होता है वो वहां पर से वापस की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो किंग क्यू से मिलता और कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे? तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि तुम यहाँ पर हमारे सीनियर्स के कंपटीशन को देखो। लास्ट टाइम तुम हमारे कंपटीशन को देखने के लिए नहीं आए थे और आज तुम यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स के कंपटीशन को देखने के लिए आए हो। तो उसका जूनियर ब्रदर उसे कहता है कि ब्रदर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए नहीं आया था बल्कि सिर्फ एक आदमी को देखने के लिए आया था, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? क्या मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि अचानक से मेरी हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और मेरी इननेट फायर एक्टिवेट हो गई थी। तो जिस बंदे की वजह से वो पावर्स एक्टिवेट हुई थी उस बंदे को मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया, वो यहीं पर था, इसी फाइट में था। मुझे लगता है कि वो मेरा डेस्टिन्ड ओपोनेंट है, एक ऐसा ओपोनेंट जिसके साथ मेरी फाइट होकर ही रहनी है। तो यहाँ पर राइटियस और डिमोनिक की आपस में फाइट होने वाली है। उसके पास भी यहाँ पर ऐसी बॉडी है जैसी मेरे पास है, वो हाफ इंसान है, हाफ डिमोनिक एम्परर है, और मेरे पास भी यहाँ पर हाफ इंसान हूँ और साथ में मेरे पास कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो एक बीस्ट के हैं। इसका मतलब यह है कि दो एम्परर्स की बॉडी यहाँ पर आपस में क्लैश करने वाली है, दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो किंग क्यू से कहता है कि ब्रदर मैं पहली बार यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड देख रहा हूँ, लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर इस बार कंपटीशन में फाइट करना चाहते हो। तो जूनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर इस बार मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी कि तुम्हारी जो नंबर 1 का टाइटल है वो इस बार मुझे चाहिए और मैं वो लेने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो फाइनली तुम्हारे या जानवों के दरमियान में नहीं होने वाला, बल्कि वो कंपटीशन मेरे और उस लड़की के दरमियान में होने वाला है जो कि मेरा डेस्टिन्ड ओपोनेंट है। और हम दोनों के दरमियान में फाइट जहां पर इस बात को डिसाइड करेगी कि हम दोनों में से यहाँ पर नंबर 1 का टाइटल किसके पास जाएगा। और ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि जो जैंग जो होते हैं वहां पर चिल्लाकर कह रहे होते हैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर से, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को इल्जाम दे देंगे तो फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को इल्जाम दो, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इतना कमजोर बैरियर बनाया क्यों था? मेरे डिसाइपल ने जहाँ पर जो अटैक किया था वो तुम्हारे डिसाइपल के ऊपर जो कि एरिना में था उसके ऊपर किया था, लेकिन उसके बावजूद बैरियर टूट गया और उसकी एनर्जी के साथ तुम्हारे सभी लोग मारे गए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग अपनी बहस बंद करो, मैं जाकर दोनों सुप्रीम से इस बारे में बात करूंगा, उसी के बाद तुम लोगों को आकर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर तुम दोनों को यहाँ पर हमारे पर यकीन नहीं है डबल ड्रैगन मैनर के ऊपर, तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। तो उसी के साथ ही वो दोनों शांत हो जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है मैं अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह के वक्त दिखाता है कि मास्टर जैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर खुशी के मारे हंस रहे होते हैं। तो जू फैन जो होता है वो बाहर निकलता है क्योंकि ये उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं और उसे कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करके आए हैं। तुम्हारा जू फैन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि सुबह सुबह के वक्त तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा हंस क्यों रहे हो? और ऊपर से मेरे दरवाजे
दरवाजे के पर क्या कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया बल्कि बाकी के सभी बच्चों के लिए भी आया हूँ। उन सभी बच्चों को जल्दी से बाहर लेकर आओ ताकि मैं उन सभी को यहाँ पर बता सकूं कि सुबह सुबह हमारे साथ क्या हुआ है। मैं यहाँ पर सभी लोगों के साथ अपनी विक्ट्री को शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारा ज़ूपेन उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर शो ऑफ करना चाहते हो तो यहीं पर बता दो कि क्या बताना चाहते हो। वो सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए उनको यहाँ पर मैंने क्लोज डोर के अंदर मेडिटेट करने के लिए बिठा दिया है ताकि वो सभी लोग आराम से बैठकर अपनी इथीरियल स्टेज की या फिर अपने नए ब्रेक थ्रू की एनर्जी को अपने लिए मैनेज कर सकें। तो जैंग उसे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई, हमारे बच्चों को यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने लिए वक्त की जरूरत है, इसी वजह से मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे डिसाइपल्स को अब यहाँ पर तंग करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। अब हम यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की कंपटीशन से कोई लेना देना भी नहीं है। तो ज़ूपेन कहता है कि अब यहाँ पर तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे वो कल के टॉपिक के रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि कल मैंने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसी वजह से एल्डर्स ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बात जरूर की होगी। तो वो कहते हैं कि लड़के तुम काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। तो यहाँ पर कुछ सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ही मास्टर फ्यू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली इसको बता देना चाहिए, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ज़ूफेन के सामने यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, तो चलो जल्दी से उसको बता दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, यहाँ पर बीच में कोई मत बोले। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर कहानी की तरह से सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि आज सुबह के वक्त ऐसा हुआ कि हमारा दरवाजा खुलता है, अचानक से दरवाजा खुलता है और सामने एक इथीरियल स्टेज का मास्टर खड़ा होता है। हालांकि दिखने में वो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान था, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल का इंसान था। सुनने के बाद मास्टर फ्यू से बीच में टोकते और कहते हैं लेकिन वो तो यहाँ पर वही एल्डर नहीं था जो कि यहाँ का एरंड बॉय है जिसे तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर कह रहे थे। मास्टर यंग चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में मुझे क्यों टोक रहे हो, क्या तुमने कभी पहले यहाँ पर कहानी नहीं सुनी, कहानी को इसी तरह से सुनाया जाता है, उसमें 4 लफ्ज अपने पास से ऐड किए जाते हैं। ज़ूफेन जो था उसकी बातें सुनने के बाद अपना मुंह लटकाकर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे समझ आ रही है कि हमारे सेक्टर में सभी लोग इसके मुंह से हिस्ट्री क्यों नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जब भी ये हिस्ट्री सुनाता है 4 बातें अपने पास से लगा देता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। वो बंदा जो वहां पर आया था वो पावरफुल एरंड बॉय हमें अपने साथ लेकर उसी जगह पर गया जहां पर कल तुम्हारी फाइट हुई थी। वहां पर अरीना में सब कुछ तबाह हो चुका था, वहां पर क्योंकि कल तुम्हारी फाइट की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। वहां पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। वहां पर जाने के बाद अचानक से 2 बहुत ही पावरफुल सुप्रीम हमारे सामने अपीयर हुए। दोनों को वहां पर देखने के बाद हमारी रूह तक कांप गई, वो इतने पावरफुल थे और उनका ऑरा इतना ज्यादा कमाल का था। तुम्हारा ज़ूफेन चलाकर उसे कहता है कि बस भी करो, अब यहाँ पर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे जल्दी से पॉइंट की बात बताओ कि उन्होंने क्या कहा। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि लेकिन कल मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अटैक से सिर्फ एक दीवार को तोड़ा था, अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि एरिना तबाह बर्बाद हो चुका और वहां पर लाशें बिखरी पड़ी थी। अब मुझे बताओ कि ये कहां पर से आ रही है, ये सारी बातें कहां से लेकर आ रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कहानी नहीं सुनी, मैं यहाँ पर इसी तरह से कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम्हें सुननी है तो सुनो। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हें बताता हूँ। वहां पर दोनों सुप्रीम्स आए, दोनों सुप्रीम्स के सामने हमने अपनी बात रखी और लोगों ने यहाँ पर इस बात को समझा और इस बात को माना कि यहाँ पर उनका बैरियर जो था वो उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स और साथ में उसके डिसाइपल्स मारे गए। लेकिन मास्टर लू जो के बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर थे वो वहां पर उनकी जो रेमिनेंट सोल थी उसने वहां पर काफी ज्यादा शोर मचाया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम्स ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर जिस फाइट की बात हो रही है वो फाइट अरीना में हो रही थी और वहां पर से अटैक जो था वो बैरियर की वजह से, बैरियर उसे होल्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी जहां पर उन्होंने हमारी बात सुन ली। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने यहाँ पर एक और फैसला किया, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स के अगले कंपटीशन में अगला जो मैच होने वाला है उसमें वो खुद यहाँ पर आएंगे और इसकी निगरानी करने वाले हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सरप्राइज की बात है और साथ ही तुम्हारे लिए कितनी बड़ी फखर की बात है कि दोनों सुप्रीम्स यहाँ पर खुद
आने वाले हैं इस मैच को एनालाइज करने के लिए। तो मास्टर फी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पर 2 सुप्रीम एल्डर्स आने वाले हैं जो कि डबल ड्रैगन मैनर्स हैं, वो स्पेशली यहाँ पर हमारे मैचेस को देखने के लिए आएंगे। सुफन उसे कहता है तो क्या कल का सारा मसला हल हो गया? तो वो कहते हैं हाँ सारा मसला तो हल हो गया, लेकिन मास्टर लू जो था वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर में अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगा भी तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन हमें उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पर कर भी क्या लेगा, क्योंकि दोनों एल्डर्स ने सख्ती के साथ उसे कहा है कि अगर तुम यहाँ पर जल्दी से अपने लिए एक नई बॉडी नहीं ढूंढोगे तुम्हारी रेमिनेंट सोल भी यहाँ पर से डेसिपेट हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा हुआ है। उसे यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करेगा। तब मास्टर जू वहाँ पर इस बारे में सोच सोच कर खुश हो रहे होते हैं कि मास्टर लू की हालत इतनी ज्यादा खराब है, वो अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा होगा। इसी के साथ ही प्रिंसेस वहाँ पर पहुंच जाती है। तो प्रिंसेस वहाँ पर पहुंचकर साथ ही चिल्लाकर उसे कहती है जू फैन श्वांगर उसको किसने किडनैप कर लिया? मास्टर जैंग चिल्लाकर कहते हैं लड़की ऐसा कैसे हो सकता है? डबल ड्रैगन मैनर में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के रहते हुए कोई यहाँ पर किसी को किडनैप कर ले। क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं? तो जूफेन भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर प्रिंसेस से पूछता है बताओ श्वांगर के साथ क्या हुआ, जरा आराम से बताओ। तो वो उसे कहती है कि हम दोनों बाहर टहलने के लिए गए थे, मैं और श्वांगर हम दोनों चलते हुए जा रहे थे कि कुछ प्रिंसेस ने हमारे पर अटैक कर दिया, यानी किसी बड़े सेक्टर के कुछ प्रिंस थे, उन लोगों ने जहाँ पर हम दोनों के ऊपर अटैक किया और हमें हरास करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही श्वांगर ने कहा कि वो उनका सामना करेगी जबकि मुझे जाकर मदद लानी होगी। तो मैं जल्दी से भागती हुई जहाँ पर आ गई। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त हम लोग डबल ड्रैगन मैनर की टेरिटरी में है, यहाँ पर कोई भी प्रिंस इतना पागल बेवकूफ तो नहीं है कि यहाँ पर किसी लड़की को हैरास करे, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर के जो लोग हैं वो राइटियस लोग हैं। जूफैन से कहते हैं कि जूफैन मैं जहाँ पर इस लड़की की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़की जहाँ पर जो कुछ भी कह रही है वो एक ट्रैप है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर जहाँ पर इसे किसी की मदद चाहिए तो मैं जाकर कोर्ट ऑफ एल्डर से बात करनी चाहिए, वहां पर से किसी की मदद ले लेनी चाहिए। आज ये लड़की यहीं पर तुम्हारे पास से क्यों आई? तुम्हारे जूफैन को भी वहां पर समझ आ जाती है। जबकि इसी के साथ प्रिंसेस फिर से वही सेम बात दोहराती है। जब वो सेम बात वहां पर दोहराती है तो मास्टर जैंग कहता है कि ये क्या है, लड़की तो यहाँ पर दोबारा से वही सेम बात कह रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस लड़की को किसी ने जो कहकर भेजा है ये वही कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी के वश में है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, चलो हम लोग श्वांगर को बचाने के लिए चलते हैं। और हमारा जूफैन प्रिंसेस को पकड़ता है, उसे लेकर वहां पर से उड़ जाता है। जबकि मास्टर जैंग चलाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो फिर तुम जा क्यों रहे हो? जबकि मास्टर फ्यू से कहते हैं मास्टर जैंग अगर तुम जहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो फिर जूफैन जैसे होशियार आदमी के लिए इस बात को समझना कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि उसे पता है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर जा रहा है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि हाँ इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि ये लड़का बहुत ज्यादा बोल्ड है, जबकि इसे पता है कि ये ट्रैप में फंसने वाला है, लेकिन फिर भी ये वहां पर ट्रैप में फंसने के लिए जा रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जंगल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे श्वांगर बैठी होती है और वहीं पर एक एल्डर को दिखाता है। ये एल्डर लू होते हैं। एल्डर लू की जो स्पेशल सोल होती है वो सोल ऑफ सिकाडा होती है और वहां पर अपने पंखों को खिलाकर वो एक इल्यूजन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का यहाँ पर आने वाला है। तो इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़की की बॉडी को अपना बनाया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ ही श्वांगर की आंखें वहां पर चमकती हैं और वो उसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ पर बेहोश है लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पा रहा। आज यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़की के साथ क्या मसला है? तो इसी के साथ ही एल्डर लू को वहां पर सामने से जूफैन आता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि फाइनली वो लड़का यहाँ पर आ ही गया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जबकि वो लड़का यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पर आने के बाद वो लड़का मेरी जाल में फंस जाएगा। उसके बाद पहले मैं इस लड़के को मारूंगा, उसके बाद इन दोनों लड़कियों को मारूंगा। और इसी के साथ ही प्रिंसेस जो होती है हमारे जूफैन से कहते हैं कि वो देखो वहां पर नीचे श्वांगर है। तो हमारा जूफैन जो होता है समझ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारी नजर तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। हालांकि हमारे जूफैन को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जूफैन उसके साथ वहां पर नौटंकी करते हुए नीचे उतर आता है क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो जूफैन जैसे ही वहां पर प्रिंसेस के साथ नीचे उतरता है तो उसे वहां पर सामने श्वांगर दिखाई
देती है। तो प्रिंसेस आगे की तरफ चल रही होती है, जूफेन भी वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही हमारा जूफेन वहां पर इल्यूशन के अंदर फंस जाता है। तो जूफेन और प्रिंसेस दोनों वहां पर इल्यूशन के अंदर फंस जाते हैं और प्रिंसेस वहां पर से गायब हो जाती है। तो हमारा जूफेन कहता है कि तो मुझे यहाँ पर इस बारे में पहले से पता था कि ये एक ट्रैप है, मुझे यहाँ पर पहले से पता चल चुका था कि तुमने यहाँ पर एक रेप फॉर्मेशन को बिछाया है। मुझे ये जानना है कि किसने ये काम किया है, कौन है यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन के पीछे। तो सामने से उसे आवाज आती है, तो कोई उसे कहता है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता चल ही गया कि ये रेप फॉर्मेशन है। अब जबकि तुम यहाँ पे इस रेप फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो तो तुम कभी इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। तो मान जूफेन उसे कहता है कि अल्टर लू तो ये आप हो। तो जूफेन कहता है कि मास्टर लू, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ पर एथीरियल स्टेज के मास्टर होकर दो बेचारी लड़कियों को यहाँ पर अपने ट्रैप में फंसा कर उनकी मदद से मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मास्टर लू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस वक्त डबल ड्रैगन मैनर में हैं, पर जब तक तीनों एल्डर्स हमारे साथ हैं तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये सब कुछ करने के अलावा। जबकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स का बदला लेने वाला हूँ। मैंने इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें अपने जाल के अंदर फंसा सकूं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, चाहे मैं यहाँ पर कितना ही जोर क्यों ना लगा लूं, ये दूसरी लड़की यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही और ना ही मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर पा रहा हूँ। आखिर इस लड़की का मसला क्या है, ये लड़की कौन है। तुम्हारा जूफेन उसे कहता जो तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं पता, ये लड़की जो है हमारे टियानजू के एक स्पेशल सेक्टर से है जो जुन फैमिली से है। ये लड़की हमारी जुन फैमिली की होली मेडन है, यहाँ पर भविष्य को देख सकती है, भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकती है। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी मदद से तुम इसकी सोल को कभी भी इन्वेड नहीं कर सकते, तुम इसकी बॉडी के अंदर कभी नहीं घुस सकते और ना ही तुम यहाँ पर इसके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो तुम यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तब भी तुम यहाँ पर ये कर नहीं पाओगे। तो एल्टर उसे कहते तो अच्छा तो ये बात है, मैंने टियानजू एम्पायर के बारे में सुना है कि वहां पर काफी सारे स्पेशल क्लैंस रहते हैं जिनके पास काफी स्पेशल पावर्स हैं और आज यहाँ पर देख भी लिया। और इसी के साथ ही उसके सामने अपीयर होते हैं, उनसे कहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर साथ ही वो जूफेन से कहते हैं लेकिन लड़के तुमने जहाँ पर मुझे ये सारी बात क्यों बता दी जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इस लड़की को किडनैप कर लूंगा क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा फायदेमंद है, ये हमें भविष्य बता सकती है। और जूफेन से कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बताई है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है क्योंकि मरे हुए लोग यहाँ पर कभी भी किसी को कोई बात नहीं बता सकते और क्योंकि तुमने यहाँ पर ये बात सुन भी लिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास्टर लू वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें तो बस यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ना आता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे हरा सकते हो। तो इसी के साथ ही जूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता और साथ ही हमारा जूफेन वहां पर अपने बटरफ्लाई विंग्स को रिलीज करता है। जूफेन कहता है कि यहाँ पर मेरे बटरफ्लाई विंग्स की वजह से कोई भी फॉर्मेशन जो है मैं उसके अंदर ट्रैप नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन है जो कि जहाँ पर दूसरों को ट्रैप करती है और रेप फॉर्मेशन को मुझसे दूर रखती है। क्या तुमने यहाँ पर देखा। तो जैसे वो यहाँ पर उसे ये वाली बात करता है तो मास्टर से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बटरफ्लाई विंग्स की मदद से यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को तोड़ दोगे। तुम्हारा जूफेन जो था वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर लू से कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर एक ब्रेनलेस मंकी की तरह हो, तुम्हारे पास स्किल्स तो हैं लेकिन उन स्किल्स को ठीक तरह से तुम यूज नहीं कर पा रहे। इस वक्त तुम्हारे फैंटम विंग्स मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो पावर है तुम्हारे इस फैंटम विंग से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मेरी सोल जो है वो सिकाडा की सोल है। मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है क्योंकि तुम्हारे विंग्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं और यहाँ पर मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं, इसका मतलब यह है कि ये मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा जूफेन अपने विंग्स को खत्म करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर विंग्स जो है वो तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन ही तो है, तो मेरी पावर यहाँ पर काम आएगी। मैं नीचे के पूरे ग्राउंड को ही शैटर कर दूंगा और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। किलिन की पावर को रिलीज करते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। तो मैं जूफेन वहां पर एक जबरदस्त पंच मारता ताकि वो पूरे ग्राउंड को शैटर कर सके, लेकिन इसी के साथ ही वो पंच बाउंस बैक होता है जिसकी वजह से हमारा जूफेन खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जूफेन वहां पर कहता है कि ये क्या हुआ। तो मास्टर लू से कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर
कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर पूरे के पूरे ग्राउंड को तोड़ने की पावर क्यों ना रखते हो, लेकिन तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इस वक्त तुम मेरी दुनिया के अंदर हो। ये जो तुम देख रहे हो ये एक बड़ी सी इल्यूजन है जो कि मेरी क्रिएट की हुई दुनिया है। तो जूफन कहता है कि ये कौन सी जगह है। वो वहां पर ब्लड के अंदर खड़ा होता है और उसी के साथ उसके सामने वो सभी डिसाइपल्स होते हैं जो कि उसके अटैक की वजह से मारे गए थे, और वो सभी लोग वहां पर ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी वापस दो, हमें हमारी लाइफ वापस दे दो। तो जूफन कहता है कि ये सभी लोग क्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हमारे जूफन का चेहरा यहाँ पर देखने लायक है। हालांकि ये एक्टिंग कर रहा है लेकिन इतनी ज्यादा एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये एक सुपर पावर हीरो है। जूफन वहां पर मासूम बनने की नौटंकी करते हुए कहता है कि ये क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सभी लोग तो मर चुके हैं, ये कल्यूजन है, ये कल्यूजन है। और इसी के साथ ही बियर सबसे पहले आगे बढ़ता है और ग्रिजली बियर आकर उसके बाजू के पर काट लेता है। जब उसे काटता है जूफन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ इल्यूजन है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन असल में उसे दर्द हो रहा होता है, वो सभी ज़ॉम्बीज़ उसे काट रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाता है जहां पर हमारा जूफन जो होता है उस दर्द से जूझ रहा होता है, और दूसरी तरफ से मास्टर लूस के सामने खड़े सोच रहे होते हैं कि लड़के तुम इस वक्त मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो। हालांकि तुम्हें ये बात पता है कि ये कल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन के अंदर जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी रियल बॉडी बाहर भी मर जाएगी। मास्टर लू से कहते हैं कि लड़के मैंने यहाँ पर जिस बड़ी सी रे फॉर्मेशन को बिछाया वो मेरी सोल की वजह से है, क्योंकि मेरे पास जो अपनी स्पेशल सोल है थीरियल स्टेज की वो एक ड्रीम बटरफ्लाई है। लेकिन ड्रीम बटरफ्लाई यानी स्काडा जो है वो तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छे ख्वाब नहीं दिखाने वाली बल्कि तुम्हें नाइटमेयर्स दिखाने वाली है, तुम्हें यहाँ पर ड्रामना ख्वाब बनने वाली है। यहाँ पर इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरी दुनिया का गॉड मैं हूँ, जहाँ पर जैसे चाहे मैं वहां पर चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम कितना ही जोर क्यों ना लगा रहा, तुम मेरी इस दुनिया के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम वहीं पर मर जाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आने वाली है कि मेरे सेक्टर के डिसाइपल्स को मारने के बदले में यहाँ पर तुमसे किस तरह से हिसाब लेने वाला हूँ। और मास्टर लू से कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकल पाओगे क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल सोल की मदद से नाइटमेयर्स क्रिएट करता हूँ। तुम इस वक्त मेरे इस ड्रामने ख्वाब के अंदर फंस चुके हो। मास्टर लू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं अपनी पावर्स की मदद से तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करूंगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला, फिर साथ ही तुम यहीं पर मर जाओगे। अब चलो जल्दी से चुपचाप यहाँ पर मर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल्स को मारने की। तो जैसे वहां पर वो उसको यूज कर रहे होते इसी के साथ ही वहां पर सामने कुछ भी नहीं हो रहा था और हमारा जूफन उसे कहता है कि तुम्हारी ये स्पिरिट जो है काफी ज्यादा रेयर है, यानी कि तुम्हारे पास जो सोल है ये काफी ज्यादा रेयर है। और इसके साथ तुमने बहुत अच्छी रे फॉर्मेशन भी बिछाई थी और बहुत अच्छी इल्यूजन क्रिएट की थी। ये बात सुनने के बाद मास्टर लू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जाग कैसे गए। तुम्हारा जूफन उसे कहता है कि बेवकूफ कही कि मैं कभी सोया ही नहीं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अभी जागा हूँ। उसी के साथ ही मास्टर जूफन उसके पीछे खड़ा होता है तो मास्टर लू जल्दी से पीछे की तरफ घूमते और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, ये क्या यहाँ पर दो कैसे हो सकते हैं, एक तो मेरे सामने है तो एक पेड़ के पास होता है जूफन और एक उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर जागे कैसे, मेरे नाइटमेयर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारा जूफन उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये इल्यूजन तुम्हारी क्रिएट की हुई है, नहीं असल में तुम यहाँ पर मेरी इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हो। तो इस बात से मास्टर लू और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी इल्यूजन के अंदर कैसे फंस सकता हूँ। तुम्हारा जूफन उसे कहता है कि बस ऐसा ही है, जब मैं यहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने यहाँ पर आने के साथ ही अपने ब्लडी बेबी को रिलीज किया ताकि मैं आसपास के एरिया को स्कैन कर सकूं, और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि तुमने एक रे फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई हुई है, एक इल्यूजन रे फॉर्मेशन, तुम मुझे छवि पर फंसाने की कोशिश करने वाली हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी उस रे फॉर्मेशन के अंदर कदम रखने से पहले अपनी रे फॉर्मेशन को बिछा दिया था, जिसकी वजह से तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस गए और उसके बाद तुम जो कुछ भी करते रहे वो सब कुछ मैं तुमसे करवा रहा था। जिस तरह से तुमने कहा कि तुम अपनी जो रे फॉर्मेशन थी वो दुनिया तुम्हारी दुनिया है जहाँ पर तुम गार्ड हो, इसी तरह मैं यहाँ पर अपनी इल्यूजन के अंदर गार्ड हूँ, जहाँ पर जो कुछ मैं चाहे वो तुमसे करवा सकता हूँ। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी नाइटमेयर टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन असल में चाहे वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को तो नहीं ट्रैप कर सकती, जैसे कि मेरे जैसे एक्सपर्ट्स हो जिनके पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। और सुपर ने वहां पर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को यूज किया होता है जिसकी मदद से
वहां पर उसकी अरे फॉर्मेशन को उसने तोड़ा होता है। साथ ही वो अपने पास अपने ड्रैगन्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरी अरे फॉर्मेशन के अंदर से कैसे बाहर निकल पाते हो। जो दर्द तुम मुझे देने की बात कर रहे थे वो दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बच्चे तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त डबल ड्रैगन मैनर में हो। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ यहाँ पर यही करने वाले थे, अगर तुम मुझे मार सकते हो डबल ड्रैगन मैनर में रहते हुए तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। चलो अब यहाँ पर पूरे 1000 ड्रैगन्स की बाइट को चखो और इसी के साथ वो ड्रैगन्स जो होते हैं उसको बाइट करना स्टार्ट करते हैं। और मास्टर लो अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होता है कि डबल ड्रैगन मैनर में अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर वो एल्डर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जूफेन भी वहां पर यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को कैसे छोड़ सकता हूँ, इसने मुझे मारने की कोशिश किया, अगर ये मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ। मुझे डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। और वो ड्रैगन से बाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो ड्रैगन जो होते हैं बार बार उसके ऊपर बाइट कर रहे होते हैं और वहां पर इल्यूजन के अंदर वो फंसा होता है, वहां पर बोझदा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर तो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे जूफेन को वहां पर एक अलग ही प्रेजेंस महसूस होती है। कोई उसके पीछे से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये रिफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर उस मास्टर लू को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया। तुम्हारा जूफेन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि अब तुम कौन हो। और वो मास्टर जो होते हैं वो बड़े आराम से वहां पर पहुंच जाते हैं और उस जूफेन को वहां पर उसके आने का अंदाजा भी नहीं होता। जूफेन कहता है कि मैं तो इसको महसूस भी नहीं कर पाया, इसके पास जो पावर्स निकल रही है वो डैन शैंकी की तरह है, काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो मास्टर जो है वो दोनों सुप्रीम में से एक सुप्रीम होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स की जो फाइट्स हैं वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में फाइट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर लू भी वहां पर होश में आ जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि सुप्रीम सुप्रीम आप यहाँ पर आ गए, ब्लैक बियर्ड सुप्रीम प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करे, प्लीज मुझे यहाँ पर बचाए, ये लड़का मुझे मारना चाहता है, ये यहाँ पर आपके मैनर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा और यहाँ पर किसी की जान लेना चाहता है जो रूल्स के खिलाफ है। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर से ब्लैक बियर्ड सुप्रीम क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम के बारे में नहीं पता, लगता है कि तुमने कभी सुप्रीम्स के बारे में नहीं सुना। सुप्रीम जो है ये डबल ट्विन ड्रैगन्स हैं, डबल ट्विन ड्रैगन्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, वो 2 मास्टर्स जिनके पास यहाँ पर ड्रैगन सोल है। और इसी के साथ ही जूफेन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ट्विन ड्रैगन्स में से एक मास्टर है, यानी कि यही वो 2 एल्डर्स हैं जो कि अब बाकी के सारे कंपटीशन को एनालाइज करने वाले हैं और खुद यहाँ पर इस कंपटीशन को देखेंगे। जूफेन जो होता है अब सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, अगर ये इसके खिलाफ आ जाता है तो फिर तो जूफेन वहां से निकल नहीं पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड सुप्रीम उसे कहते हैं कि बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब तुम्हें टारगेट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं ये समझ लो कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा जूफेन इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर लू कहता है कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये आप भी देख सकते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कितना ज्यादा कमीना और ईवल है, ये अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपके यहाँ पर डबल ड्रैगन रूल गए, आपके डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स हैं कि यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं ले सकता। जबकि इसी के साथ सुप्रीम उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। इस पेड़ के पीछे वो दोनों बच्चियां क्या कर रही है, क्या तुमने उन लड़कियों को यहाँ पर अपना मोहरा बनाकर इस लड़के को ट्रैप करने की कोशिश की, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम इस लड़के को मारना चाहते हो, इसी वजह से तुमने उन दोनों बच्चियों को भी यूज किया। और जो हमने तुम्हें क्लियरली कहा था कि कोई भी यहाँ पर इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन तुमने यहाँ पर पहले रूल्स को तोड़ा है। मास्टर लू इसी के साथ ही आगे से उसे कुछ कहने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम जो होते हैं अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अटैक करते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में उसकी सोल जो होती है शैटर हो जाती है। ये देखकर जूफेन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा थी, इसने सिर्फ उंगली के एक इशारे से उसकी सोल को शैटर कर दिया। और इसी के साथ ही जूफेन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या ये यहाँ पर मेरा दुश्मन है या फिर मेरा दोस्त है। कि ब्लैक बियर्ड सुप्रीम जो होते हैं हमारे जूफेन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये हमारे डबल ड्रैगन मैनर के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे जैसा एक बहुत ही हाई लेवल का टैलेंटेड बच्चा इस बार लोअर 3 सेक्टर से निकलकर आगे आने वाला है। हमें यहाँ पर देखने के बाद हम दोनों सुप्रीम्स को अपने अपने डिसाइपल की याद आ रही है। हमारा
तुम्हारा डिसाइपल भी कभी तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था, या फिर ऐसा समझ लो कि तुम उससे नेचर में काफी ज्यादा अलग हो। तुम्हारा जूफन वहां पर सोच रहा था कि मैं इसके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। इसने जिस डिसाइपल की बात की वो तो श्योरली यहाँ पर डैन किंगशैंग ही होने वाला है, लेकिन इसका मतलब क्या था कि अपने डिसाइपल की वजह से ये एक्साइटेड है, या फिर यहाँ पर अपने डिसाइपल से ये बहुत ज्यादा नाराज है। अगर ये अपने डिसाइपल से नाराज है तो फिर ये अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे, लेकिन अगर ये अपने डिसाइपल से अभी भी प्यार करते हैं और इनके मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप अभी वैसा ही है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसका काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये अपने डिसाइपल की याद में मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन मैं इस बुढ़े आदमी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर सोच क्या रहा है। हमारा सुल्तान अब यहाँ पर ये सोच रहा था कि इस बुढ़े खुसट के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ये डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो ये यहाँ पर किसी न किसी फायदे के लिए इसने ये सब कुछ किया होगा। तो उसके माइंड को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर मास्टर सोच क्या रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा जूफैन जो होता है वहां पर फाइटिंग मूड में आ जाता है, जबकि एल्डर से कहता है कि लड़के यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ पर फाइटिंग मूड में आने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया होता तो फिर तुम्हारे पर अटैक करता, ना कि मास्टर लू के पर अटैक करता। तुम्हारे लिए यहाँ पर उस बुढ़े घुसट को मार डाला। तो अगर तुम यहाँ पर अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं उसकी साइड के ऊपर हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही गलत सोच रहे हो। तुम्हारा जूफैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मैं इसकी बात के ऊपर भरोसा क्यों करूंगा, और इसी के साथ ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि एग्जॉल्टेड सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मेरी मदद की। जबकि मास्टर से कहता है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काशियस खेल रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे जब तक समझ नहीं लोगे तब तक तुम मेरे सामने अपने सारे कार्ड्स को नहीं रखने वाले। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, और तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जूफैन कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरी मदद करने के बदले में, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और माँ जूफैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, बेवकूफ बच्चे, यहीं पर रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से चुपचाप जा सकते हो? और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस बात से डर रहे होगे, इस वजह से तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो कि एक एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि सर, आपने कहा कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए थे, आपने मेरी जान बचा दी, कल्प्रिट को मार दिया, अब यहाँ पर बचा क्या है? अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए नहीं तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? आपने कहा ना कि आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि लेकिन लड़के, तुम यहाँ पर से जाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें बचाया और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि सर, ये बात तो आपने खुद यहाँ पर कही ना कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए थे और आप बिना किसी वजह के यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं, यानी आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात आपने खुद कही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पर आपका कोई भी फेवर नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर आपका कोई फेवर रीपे कर सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा घुसट जो है ये यहाँ पर किसी न किसी प्लानिंग के साथ तो यहाँ पर आया होगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर उस पॉइंट के पर नहीं आ पा रहा, ये बहुत ही जल्दी उस पॉइंट की बात करेगा जिसके लिए यहाँ पर आया था। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सामने वाले एल्डर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं बात को जरा घुमा कर करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मास्टर लू को मार डाला और तुम्हारी मदद हो गई, तो अब बदले में तुम्हें भी यहाँ पर मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हारा जूफैन कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? तो वो उसे कहते हैं कि जरा सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ पर मास्टर लू को मार डालते तो फिर क्या होता? यहाँ पर पूरी की पूरी जो उनकी बीस्ट टेमिंग सेक्टर वो तुम्हारे पीछे लग जाते। लेकिन अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मास्टर लू को मार डाला है, तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग कभी भी यहाँ पर मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मास्टर लू की मौत जो है वो यहाँ पर रूल्स के मुताबिक हुई है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है, लेकिन फिर भी वो लोग तो मेरे पीछे ही आने वाले हैं, क्योंकि मास्टर लू यहाँ पर मुझे अपने प्लान का शिकार बनाने वाले थे और मुझे यहाँ पर अपनी इल्यूजन में फंसाकर मारना चाहते थे, और उनके सभी डिसाइपल्स की मौत मेरी वजह से हुई है। तो पूरे का पूरा बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो मेरे ही खिलाफ है। अगर आप वाकई में यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो तो क्यों ना आप जाओ, जाकर पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ो, फिर मेरी मदद हो जाएगी। तो मास्टर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब हमारे प्रेशियस डिसाइपल ने जहाँ पर वेस्टर्न लैंड को लेवल करने की बात की थी, हमने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा? हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर
करने वाले। तो जूफेन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है तो फिर ठीक है, जहाँ पर तुम्हें मेरा फेवर नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारा फेवर नहीं चाहिए और जहाँ पर किसी का किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं, तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ। एल्डर फिर से चलाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारा जूफेन कहता है तो फाइनली यहाँ पर यह पॉइंट की बात करने वाला है। तो उसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड एल्डर उसे कहते हैं कि मैं जहाँ पर अब और ज्यादा एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं तुमसे डायरेक्टली बात करने वाला हूँ। मैं जहाँ पर तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो असल बात यह है कि मैं तुम्हारे पर एक बैन लगाने के लिए आया हूँ। हम दोनों डबल ड्रैगन ट्विंस ने इस बारे में सोचा और उसके बाद तुम्हारे पर एक बैन लगाया जा रहा है। चाहता है कि तुम लोअर 3 सेक्टर्स और मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट में हिस्सा ना लो। तुम्हारे जितने बाकी डिसाइपल्स हैं वो सारे इन फाइट्स में हिस्सा लेंगे और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर तुम अपर 3 सेक्टर्स के डिसाइपल से फाइट कर सकते हो। तुम्हारा जूफेन कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर मुझसे क्या कह रहे हो? तुमने यहाँ पर मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं और खुद ही तुमने यहाँ पर इस बात का फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर तुम मेरे पर एक बैन लगा सकते हो। तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सारे के सारे रूल्स को देखते हैं और रूल्स के साथ ही हम लोग यहाँ पर सभी को कंपनसेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में क्या करते हैं, जितने भी दूसरे सेक्टर्स होते हैं वो सभी लोग आकर फाइट करते हैं और अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाते हैं और उसी के बाद में पता चल जाता है कि वो सभी सेक्टर्स का लेवल क्या है और सभी को यहाँ पर रैंकिंग्स दी जाती हैं। लेकिन जबकि लोअर 3 सेक्टर्स में से तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा है और अभी तक तुमने एक पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है और अगर तुम यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर कोई दूसरा सेक्टर जो है तुम्हारे डर की वजह से फाइटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर दूसरों की पावर लेवल को कैसे जांच पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स और लोअर 3 सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स के एक फाइटर में से हो, इसी वजह से तुम्हें अपर 3 सेक्टर्स में ही फाइट करनी चाहिए। तुम्हें इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो तुम्हारे बिना यहाँ पर फाइट को हार जाएगा। नहीं, तुम्हारे डिसाइपल जो है वो पूरी तरह से इसलिए इस लायक हैं कि वो मिडिल 3 सेक्टर्स को हराकर तुम्हें अपर 3 सेक्टर्स में पहुंचा दें और जैसे ही अपर 3 सेक्टर में तुम्हारी फाइट स्टार्ट होगी तुम वहां पर फाइट कर सकते हो। जूफेन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स के लिए एम कर रहे हैं। मास्टर ब्लैक बियर्ड उसे कहता है कि तुम सभी डिसाइपल्स को देखकर ही मैं बता सकता हूँ, तुम्हारे सभी डिसाइपल जो इथीरियल स्टेज में है। इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग यहाँ पर इस लायक है कि वो अपर 3 सेक्टर्स में हिस्सा ले सके और अपर 3 सेक्टर में पहुंच सके। जूफेन उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि मेरे डिसाइपल जो है वो यहाँ पर मुझे ऊपर 3 सेक्टर में पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं ये करूंगा क्यों जब तक कि मुझे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं है कि मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। तो ब्लैक बियर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लड़के मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा जूफेन कहता है कि मैं यहाँ पर खुद भी ये सब कुछ कर सकता था। तो वो उसे कहते हैं लड़के तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से जस्टिस से पेश आ रहा हूँ। मैंने मास्टर लू को तुम्हारे लिए मारकर यहाँ पर तुम्हारे रास्ते को साफ किया क्योंकि उसका प्लान तो तुम्हें मारने का था। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल में से किसी और को मार डालता तो फिर तुम यहाँ पर उसका क्या ही उखाड़ लेते। तुम्हारा जूफेन कहता है कि मुझे आपकी बात की समझ आ गई और इसी के साथ जूफेन कहता है तो फिर ठीक है, हमारी डील हुई, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं बीच की फाइट्स में हिस्सा नहीं लेने वाला। अतिव उनसे कहता है अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जाकर वो अपनी सिस्टर्स को उठा लेता है। जबकि ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं ये बात हमारे डबल ड्रैगन मैनर की इज्जत की है क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुमसे प्राइवेट में बात कर रहे हैं और इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारे एल्डर्स को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा जूफेन कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके डबल ड्रैगन मैनर के जितने भी गंदे काम है उन सभी को यहाँ पर लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊंगा। और इसी के साथ जूफेन वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर ब्लैक बियर्ड जो होते हैं वो अपने ट्विंस व्हाइट बियर्ड से कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये कुछ ज्यादा ही समझदार है, जितना ज्यादा ये समझदार है उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग भी है और इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे लगता है कि इस लड़के की सोच जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी है और ये हमेशा बिगर पिक्चर की तरफ देखता है, यानी कि ये आगे आने के फ्यूचर के बारे में सोच लेता है कि आगे क्या होने वाला है। व्हाइट बियर्ड उसे कहते हैं लेकिन इस लड़के का गुस्सा हमारे डिसाइपल के जैसा ही है, अगर इसे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया तो फिर यहाँ पर बिल्कुल हमारे डिसाइपल शैन की तरह ही बिहेव करने वाला है। लड़का फिर से वैसे ही निकला जैसा शैन था तो फिर मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं कि बाय मी हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी डिमोनिक और राइटर कल्टीवेटर हैं उन सभी कल्टीवेटर्स को यहाँ पर एक बैलेंस में रखें, ये हमारा ही तो काम है। ड्रैगन मैनर का कभी काम ये हुआ करता था कि हम लोग यहाँ पर से सबसे बेस्ट टैलेंट्स को ढूंढे ताकि यहाँ पर सबसे
बेस्ट टैलेंट, सबसे बेस्ट कल्टीवेशन वाले डिसिपल्स को ट्रीट किया जा सके और उन्हें जहाँ पर रिसोर्सेज दिए जा सके ताकि वो महान बन सकें। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, डबल ड्रैगन फाइटिंग जो है, ये जो अरीना यहाँ पर जो फाइट्स होती हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज तक सीमित रह गई हैं। जितने भी कल्टीवेटर्स और जितने भी फाइटर्स यहाँ पर आते हैं वो सभी सेक्टर्स के लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं या फिर पोजीशंस के लिए फाइट करते हैं। उनमें से कोई भी यहाँ पर ये नहीं सोचता कि हम लोग यहाँ पर उनमें से टैलेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार फिर से हमें यहाँ पर वैसा ही एक टैलेंट मिलने वाला है। तो व्हाइट बियर्ड बाय मी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग भी यहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स की तरह काफी ज्यादा बदल गए हैं। जिस तरह से वक्त बदल गया उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर बदल गए और हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को ही बांटने के ऊपर ध्यान दिया और कभी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा कि शैन की तरह हमें दोबारा यहाँ पर कोई कल्टीवेटर मिल सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये लड़का यहाँ पर सब कुछ चेंज कर देगा। इस लड़के के यहाँ पर आने के बाद ये जो कंपटीशन होगा ये काफी कुछ बदल कर रख देगा। ब्लैक बियर्ड मास्टर जो होते हैं व्हाइट बियर्ड से कहते हैं कि अगर शैन यहाँ पर वापस हमारे पास आ जाता है तो मैं यहाँ पर उसको तलवार वापस कर दूंगा। तो व्हाइट बियर्ड उसे कहते हैं कि वाकई में तुम ऐसा करोगे, और इसी के साथ ही वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है, तुम जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो। मिडल 3 सेक्टर्स का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर सभी कंपटीटर्स और सभी सेक्टर्स के लोग वहां पर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले वहां पर डीमन सोल सेक्टर के लोगों को दिखाता है कि डीमन सोल सेक्टर जो कि हान फैमिली के लोग होते हैं वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ही वहां पर दूसरे सेक्टर की एंट्री होती है जो कि मिडल 3 सेक्टर्स में से टॉप लेवल पर होता है और उनका नाम स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर होता है। तो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जैसे वहां पर आते हैं सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही यंग मास्टर हान जो होता है वहां पर एक लड़के की तरफ देखता है जिसका नाम वैन टाओ होता है। तो वैन टाओ का टाइटल होता है जेंटल स्वर्ड का। तो वैन टाओ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जबकि सेकंड यंग मास्टर हान कहता है कि ये तो इस वक्त इथेरियल स्टेज के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। फर्स्ट यंग मास्टर हान कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये भी अब यहाँ पर एक जीनियस बन चुका है और अपनी जनरेशन में ये हमारे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ ही वैन टाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर हान देखो तो जरा, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अरसा में अपने आप को सेकंड लेयर पर पहुंचा चुके हो। तुम इस वक्त इथेरियल स्टेज के सेकंड लेयर पर पहुंच गए हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जरा अपनी तरफ तो देखो, तुम यहाँ पर इथेरियल स्टेज के 4th लेवल तक पहुंच चुके हो, यानी कि तुम मुझसे भी आगे निकल चुके हो। तो जेंटल स्वर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को गलत समझ रहे हो, मैं तो बस बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं, मैं यहाँ पर बस आराम से ट्रेनिंग करता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए क्यों गए थे? क्या तुम सभी लोग भी उस लड़के की फाइट देखने के लिए गए थे जिसने यहाँ पर 20 स्ट्रीमिंग सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उनके सभी डिसाइपल्स को एक ही झटके में मार दिया? क्या वो वाकई में एक बहुत बड़ा बिग शॉट है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? नहीं। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि जैसे वो यहाँ पर आएगा तुम खुद ही उसकी फाइट को देख लेना और तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ ही वेन टाओ से कहता है कि अब बस भी करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस सीक्रेट को अपने पास रखना चाहते हो, तुम मेरे साथ इसको शेयर नहीं करना चाहते। अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम सारी सीक्रेट्स अपने पास ही रखो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता? साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उस लड़के को तुमसे भी ज्यादा बेहतर जानता है। तो वो कहता है कि जूनियर ब्रदर जरा इसको बताओ तो सही, तुम कौन और कहां से आए हो? इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम जी टियानशांग होता है। तो जी टियानशांग जो होता है ये टियानजू के स्वर्ड सेक्टर का यंग मास्टर है। आपको याद हो तो जिस लड़की के लिए हमारे जू फैन ने अपना बाजू कटवाया था ये उस लड़की का ब्रदर भी है। वेंटाउन लोगों से कहता है कि देखा ये लड़का टियानजू से और वो लड़का भी टियानजू से और दोनों ने एक बार एक दूसरे से फाइट भी की थी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और यंग मास्टर हान जो होता है उसकी बात को इग्नोर कर देता है और इसी के साथ ही सभी ऑडियंस जो होती है वहां पर हीवन ट्रेनिंग सेक्टर के लिए रूट करना शुरू करते हैं। वहां पर तीसरा सेक्टर पहुंच जाता है जो कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से होता है। वेंटाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उनके पास से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्योंकि हीवन ट्रेनिंग सेक्टर जो है ये उन 3 मिडिल सेक्टर्स का गार्डियन सेक्टर था, यानी टियानजू का गार्डियन सेक्टर्स में से उनका टॉप लीडर था। इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी और वो जल्दी से भागता हुआ उनकी तरफ चला जाता है और कहता है कि यंग मास्टर हां प्लीज मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर उनके पास से इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। तो इसी के साथ ही थर्ड ब्रदर आगे बढ़ता और कहता है कि ब्रदर वेंटाओ के बारे में कहा जाता है कि ये इनका जो है सबसे बेस्ट जीनियस है। क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई में बेस्ट जीनियस है? इसकी हरकतों से तो नहीं लगता। और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि
क्योंकि वो यहाँ पर तुमने अभी तक इससे फाइट नहीं की, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जब ये यहाँ पर तलवार पकड़ता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो बिल्कुल एक भेड़ के खाल के अंदर एक भेड़िया है, जब तुम इससे फाइट करोगे तब तुम्हें समझ जाएगी, क्योंकि ये ट्विन ब्लेड्स को यूज करता है। ट्विन ब्लेड्स को यूज करने की वजह से, इसी वजह से इसे जेंटल स्वॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर डबल टेक्निक को यूज करता है। इसी वजह से किसी को समझ में नहीं आती और जो सामने वाले ओपोनेंट को हरा भी देता है। इसके साथ ही वहाँ पर चौथे सेक्टर की एंट्री होती है, जो कि हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर होता है। तो हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर के लोग वहाँ पर आते हैं। तो यंग मास्टर हान कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टर्स में से भी एक सेक्टर यहाँ पर आया है। लगता है ये लोग भी जू फैन को ही देखने के लिए आए हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार अपर 3 सेक्टर्स के लोग भी यहाँ पर उस लड़के के स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसी वजह से तो ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को भी इस बात का डर है कहीं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग जहाँ पर 3 सेक्टर में अपनी जगह ना बना लें। जब किसी के साथ ही गैनमो के बाद जो दूसरा डिसाइपल होता है वो योमी से पूछता है कि योमी, तुमने उस दिन फाइट को देखा था ना, क्या वो लड़का वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग यहाँ पर उसकी फाइट को देखने के लिए आए हैं? तो योमी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हैं? सभी लोग यहाँ पर उसी लड़के की फाइट को देखने के लिए ही आए हैं। और इसी के साथ ही वो उससे पूछता है, मुझे बताओ कि वो ब्रदर जैनमो के मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ ही योमी वहां पर खामोश हो जाती है, जबकि जैनमो वहां पर सोच रहा था कि अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं उसके हाथ से मरते मरते बचा था। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरे सेक्टर की एंट्री होती है कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर होता है और उनका जो टॉप जीनियस होता है उसका नाम वो किंग क्यू होता है। तो वो किंग क्यू जो होता है वो जैनमो की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है कि जैनमो, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो जैनमो से कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोग भी यहाँ पर उस लड़के से डर रहे हैं जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो। मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसे टॉप क्लास के जीनियस को यहाँ पर उस लड़के को देखने के लिए आने की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो वेस्टर्न लैंड्स में सबसे बेस्ट का टाइटल है, वो टाइटल तुम्हारे पास है, वो लड़का जू फैन छीन लेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो किंग से कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम लोग अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोग सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हमें यहाँ पर फेम और पावर की बिल्कुल भी भूख नहीं है और हम लोग यहाँ पर किसी के सामने अपनी पोजीशन नहीं रखना चाहते और ना ही फेमस होना चाहते हैं। हमारे लिए यहाँ पर टाइटल का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मेरा टाइटल तुम ले सकते हो। तो जानमो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा टाइटल लेने के लिए तो यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे हारो तो सही। एक बार तुम मुझसे हारो उसके बाद तुम्हारा टाइटल तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो किंग से कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर इस कंपटीशन में सारी की सारी टेंशन मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार अगर मेरे पास ये टाइटल है तो ये टाइटल किसी और के पास जाने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद जानवो भी काफी हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि जरा मेरे जूनियर ब्रदर से मिलो। लगता है कि किसी इंसान के पास कोई टाइटल हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सबसे बेस्ट का टाइटल था, लेकिन अब वो टाइटल मेरा नहीं रहा। तो जैसे वहां पर उसका जूनियर ब्रदर आता है तो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जी लिन है। जैसे उसे अपना नाम बताता है और साथ ही उसे कहता है कि मैं इस दुनिया में अकेला जू फैन का राइवल और जू फैन से सिर्फ और सिर्फ मैं ही फाइट करने वाला हूँ। तो जानमो उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस तरह की फीलिंग तो मुझे जू फैन के पास से भी नहीं आई थी, जिस तरह की डेंजरस फीलिंग मुझे इस लड़के के पास से आ रही है। हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद जो जू फैन की तरह ये भी एक मॉन्स्टर है। तो इस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक बीस्ट जो है, ये बीस्ट किंग को देखने के बाद अपना सर उसके सामने झुका देता है और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे अपना सर इसके सामने झुका देना चाहिए। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से तीसरे सेक्टर की आवाज आती है जो कि राइटियस सेक्टर होते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डीमन पॉइंट सेक्टर से और हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स को इस बार पर्च करके रख देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस की जीत होने वाली है। तो उसकी बात सुनने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता और कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर हर बार इस तरह की आकर बकवास करता है कि राइटियस सेक्टर के लोग यहाँ पर डीमंस को पर्च करेंगे, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स में से सेकंड पोजीशन भी नहीं ले पाता और हमेशा हमसे मार खाने के बाद पीछे ही रहता और फिर ये कहता है कि यहाँ पर हमें पर्च करने के लिए आया है। कि वो किंग से कहता है कि जानमो, इस बार तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से ये अपने आप को राइटियस कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस बात के ऊपर चलते रहे तब भी यहाँ
पर कभी यहाँ पर डीमंस को पर्च कर पाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं हासिल कर पाएंगे। ये कभी भी यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पर्च नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स का खात्मा नहीं कर पाएंगे। डबल ड्रैगन एल्डर्स में से मास्टर हीरेन जो है वो भी तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स यानी ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड दोनों वहां पर ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद व्हाइट बियर्ड उनसे कहता है चलो फिर यहाँ पर फाइटिंग को स्टार्ट करो, लेकिन साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है और यहाँ पर मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स की एंट्री होती है। सबसे पहले वहां पर हमारा ज़ूफैन खड़ा होता है। डबल ड्रैगन एक्सॉर्टेड जो होते हैं वहां पर कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हो, और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। वहां पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर और हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग जो है एंट्री मारते हैं। हमारा ज़ूफैन सबसे आगे होता है। तुम्हारा ज़ूफैन जैसे वहां पर आगे अंदर एंटर होता है तो वो सभी लोगों का ध्यान जो होता है ज़ूफैन के ऊपर जाता है। एल्डर्स भी वहां पर ज़ूफैन की तरफ देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या करेगा, क्या ये हमारी बात को मानेगा और यहाँ पर फाइट नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर हमारी बात को ना मानकर फाइट करेगा। तो इसी के साथ हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर अपनी टीम को छोड़कर जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। वो ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपनी एनर्जी के साथ कुछ लिखना स्टार्ट करता है और उनसे कहता है जहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग इस बात को विटनेस करें। तो वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पर फाइटर्स आए हैं, सभी के सभी लोग इस बात को ध्यान से नोटिस करें कि मैं यहाँ पर किसी से तब तक फाइट नहीं करने वाला जब तक कोई मुझे चैलेंज करने के लायक नहीं होता। अगर तुम में से कोई इस लेवल के बराबर है जो कि मुझे चैलेंज कर सके तो फिर यहाँ पर पहले मुझे चैलेंज कर सकता है, अदरवाइज मैं यहाँ पर फाइट में हिस्सा नहीं लेने वाला। तो उसका मैसेज पढ़ने के बाद सबसे पहले डीमन पर्ट सेक्टर का जो यंग मास्टर होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम डीमन कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस तरह की बात लिखने की, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी इस लायक नहीं जो कि तुमसे फाइट कर सके। जबकि दूसरी तरफ से अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर का यंग मास्टर वो किंग क्यों कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या कह रहा है। ये लड़का कह रहा है कि ये किसी से फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन इसने जिस तरह के अल्फाज वहां पर लिखे हैं उसके बाद सभी लोग इससे फाइट करना चाहते हैं, यानी कि सभी लोग अब इसके दुश्मन बन गए हैं। ज़ूफैन की बात पढ़ने के बाद यंग मास्टर जीलिन जो वहां पर खड़ा होता है तो वो कहता है कि यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि मैं इस जंगल का किंग हूँ और यहाँ पर इससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 9 सेक्टर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसके लेवल के बराबर हो। सभी के सभी लोग लूजर्स हैं। इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि उसकी फाइट करने के लायक है, सिर्फ वो सिर्फ वही यहाँ पर स्टेज के ऊपर आए और आकर मुझे चैलेंज करे, क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दूसरा बीस्ट ही फाइट कर सकता है जो कि यहाँ पर किंग के टाइटल के लिए फाइट करेगा। तो वो किंग से कहता है कि वो किंग क्यों, क्या इसके बात का यही मतलब है ना। तो वो किंग क्यों से कहता है कि मेरे छोटे भाई मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट मत करो जब तक कि कोई और इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके इससे फाइट करने के लिए वहां पर नहीं जाता। यहाँ पर बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग जो हैं वो इससे फाइट करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, यानी कि अपर 3 सेक्टर्स के सभी यंग मास्टर इस लड़के से फाइट करना चाहते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर सभी की इंसल्ट की है। जबकि इसी के साथ ही जानवो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है कि जहाँ सभी लोग इसे चैलेंज करना चाहते हैं और इससे फाइट करना चाहते हैं। इसे चैलेंज करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इस लड़के से फाइट को जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगर तुम भी यहाँ पर इसे जाकर चैलेंज करते हो और इससे फाइट करते हो तो फिर तुम भी यहाँ पर से फाइट को जीत नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो किंग क्यों से कहता है कि यहाँ पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे चैलेंज करके जीत पाता हूँ या नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मॉन्स्टर के फाइट से करने के लिए एक मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर को हरा सकता है। और इसी के साथ ही वो जीलिंग से कहता है कि देखो हमारे पास यहाँ पर अपना एक मॉन्स्टर है। और जानवो वहां पर सोच रहा था कि इसने ये बात तो वाकई में सच कही, वहां पर मॉन्स्टर के बदले में फाइट करने के लिए एक मॉन्स्टर इनके पास भी है। ज़ूफैन जो था ऊपर खड़े होकर सभी का एनालाइज कर रहा था और इसी के साथ उसकी नजर जीलिन के पड़ती है और जीलिन जो था उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंस देता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ूफैन कहता है तो मुझे लगता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से मेरी पावर जो है वो अनबैलेंस हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन भी वहां पर अपनी डेविली स्माइल देता है। फिर साथ ही वहां पर एल्डर्स कहते हैं कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। और ब्लैक बियर्ड एल्डर्स जो होते हैं वो बाइमी से कहते हैं कि
तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का हमारे डबल ड्रैगन मैनर को ज्वाइन करने के लायक है या नहीं? तो बाई मी से कहता है कि मैंने तो पहले इस लड़के का नाम अपने पेपर के ऊपर लिख दिया था कि ये लड़का जू फैन जो है ये डबल ड्रैगन मैनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और उसने पेपर के ऊपर वाकई में इसका नाम लिख दिया होता है। और इसी के साथ ही वहां पर उनके लिए लाट्स डाली जाती है, यानी कि उनके नंबर डाले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अपने नंबर्स निकालो। और जो रेफरी होता है वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के मास्टर जैंग से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 डिसाइपल है, क्योंकि एक डिसाइपल ने यहाँ पर फाइट करने से मना कर दिया। तो क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि वो फाइट नहीं करेगा? तो मास्टर जैंग कहता है कि इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है, अगर हम लोग यहाँ पर नो फाइट करते हैं आउटकम तो वही रहने वाली है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़कियां गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसे कम मांग रहे हो। और इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एक बंदे को हार मनवा रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से मिस्टिकल हीवन सेक्टर के जो लड़कियां हैं उन सभी लोगों ने अपनी फाइट को बिना फाइट के जीत लिया था, क्योंकि तुम्हारे लड़के ने 20 टेमिंग सेक्टर को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया था। इसी वजह से उनके पास पूरे 20 पॉइंट्स और तुम्हारे पास भी 20 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर तुम में से एक लड़का यहाँ पर फाइट नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि वो हार मानता है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स उनको इजाफी मिल जाएंगे। तो मास्टर जैंग से कहता है कोई बात नहीं, जी सिर्फ 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या बहस करेंगे। वैसे भी तो हम लोग बाकी के 18 पॉइंट्स को यहाँ पर सिक्योर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बाकी की सारी फाइट्स को जीत जाएंगे और इन लड़कियों के पास सिर्फ एंड के पर यही 2 पॉइंट्स रहने वाले हैं। मास्टर जैंग जहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जुन जो होते हैं अपनी लड़कियों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर इस फाइट को जीतने के चांसेस हैं। वो किंग चैंग से कहते हैं कि किंग चैंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी इस फॉर्मेशन को यूज करो, तुम चारों सिस्टर्स की फाइट को मैं यहाँ पर अरेंज करवाऊंगा। मैं एल्डर से बात करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर 4-on-4 बैटल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इस बार में मान जाए और उसके बाद तुम लोग अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को यूज करके अपने ओपोनेंट्स को हरा देना। के साथ ही वहाँ पर रूहुआ से कहते हैं कि रूहुआ मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लूजी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लूजी जो है उनमें से ज्यादा खतरनाक है, जबकि बाकी के सभी थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट जो है वो इतने खतरनाक नहीं है और ना ही इतने पावरफुल हैं। कि दूसरी तरफ मास्टर यांग जो होते हैं वहां पर अपने अपने रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बुरी किस्मत के तुम सभी के जो लॉर्ड्स निकले हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हीवनली मिस्टिकल सेक्टर की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के साथ निकले हैं, यानी कि तुम्हें उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट लड़कियों से फाइट करनी पड़ेगी और तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ इतना ही है बल्कि उन लड़कियों में से जो उनकी लीडर है जिसको जेड स्वॉर्ड फेरी कहा जाता है शुइडू हुआ, वो यहाँ पर उनकी लीडर है और उसकी जो ह्यूमनली स्वॉर्ड टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो इस वक्त रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर है, लेकिन उसके पास जो वेपन है वो एक 7th लेवल का वेपन है। तो वो कोई गैंग से कहता है कोई गैंग तो या तुम उससे खिलाफ यहाँ पर जीत पाओगे। तो हमारा कोई गैंग कहता है कि मास्टर यांग मुझे नहीं लगता कि मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा, लेकिन मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगा ही था, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी होगी। उसके पास एक 7th ग्रेड का डिमोनिक वेपन है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अच्छा वेपन हुआ फिर भी तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ काम हुई तो तुम उससे फाइट में नहीं जीत पाओगे। इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एंड के पर सारा मसला जो है वो स्ट्रेंथ के पर ही खत्म होगा। जबकि हमारा सुफर उसकी बातें सुन रहा था और आगे बढ़ता और कहता है हमारे पास यहाँ पर 6 एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और 6 लोग अगर यहाँ पर उनकी 6 लड़कियों को हरा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे और हम लोग बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तो वो कोई गैंग से कहता है कि तुम तीनों को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम तीनों हार भी जाते हो तब भी कोई मसला नहीं है। और वो तीनों इस बात से काफी खुश हो जाती हैं। जबकि मास्टर यांग उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आकर बात गा रहा है जिसने खुद यहाँ पर सभी से कह दिया कि वो फाइट नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें यहाँ पर जीतने और हारने की इतनी टेंशन है तो फिर खुद क्यों नहीं फाइट करते। कि हमारा सुफैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था है कि इस बेवकूफ को मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड एल्डर ने मुझे यहाँ पर बैन लगाया हुआ है कि मैं फाइट नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पर फाइट करूंगा तो हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को इनाइलेट कर देंगे। उसके बाद क्या अच्छा रहेगा कि हमारा जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर है वो यहाँ पर पोजीशन लेने के लिए आया था और यहाँ पर से हमेशा के लिए पोजीशन से ही निकल जाएगा।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जो कंपटीशन है फाइनली वहां पर स्टार्ट होने वाला है और जूफैन वहां पर सभी से कह देता है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाला। इसी के साथ ही दोनों मास्टर जो होते हैं उनसे कहते हैं ठीक है फाइट स्टार्ट करो। तो सबसे पहली फाइट जो होती है वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर और दूसरी तरफ से हिमनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों के दरमियान में होने वाली है। और सबसे पहली फाइट की चेंगलोंग की होती है और वो अपने अपोनेंट को बड़ी आसानी के साथ सिर्फ एक ही अटैक करके हरा देता है। और जब वो उसे हरा कर नीचे उतर आता है मास्टर जैंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया यंग मास्टर की, मैं ऐसी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कितने कैपेबल हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक ही अटैक में क्यों हरा दिया? तुम उसे यहाँ पर जान से भी मार सकते थे। तुम्हारे अंदर यहाँ पर डिमोनिक नाम की कोई चीज भी है या नहीं? हम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाना था कि वो दोबारा हमारे सामने सिर उठाकर खड़े ना हो पाते। लेकिन वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास इस तरह की साइकोस वाली कोई हॉबीज नहीं है, मैं कोई साइको डीमन नहीं हूँ। बात सुनने के बाद मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ पर अपने आप को एक डिमोनिक कल्टिवेटर कहते हो जबकि तुम किसी को मारना नहीं चाहते। और इसी के साथ ही सेकंड फाइट जो होती है यूई लिंग की होती है। तो यूई लिंग जो होती है वो ऊपर जाती है और जाकर अपनी फाइट करके वापस आती है। वो भी एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं क्योंकि वो भी एथेरियल स्टेज में पहुंच चुकी है। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि अब तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है सर मैं भी बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, यानी कि मैं भी यहाँ पर एक साइको तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही तीसरी फाइट जो है वो गुईहू की होती है। तो मास्टर जैंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि तुम्हें तो मैंने पहले भी फाइट करते हुए देखा है, तुम तो अपने ओपोनेंट को मार ही डालते हो, जाओ जाकर उनको सबक सिखा कर आओ। लेकिन इसी के साथ ही वो भी अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक पंच मारकर हरा देता है और वहां पर से वापिस आ जाता है। तो मास्टर जैंग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सभी लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स के नाम पर धब्बा हो, जबकि हमारा जूफैन सोच रहा था। लगता है कि गुईहू ने भी यहाँ पर मास्टर जॉन से काफी कुछ सीखा है। इसी के साथ ही वहां पर फोर्थ मैच का अनाउंसमेंट किया जाता है। फोर्थ मैच जो होता है वो एक तरफ से यानी कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर से लूजी होने वाला और दूसरी तरफ से सिस्टर चूचू होने वाली है। दोनों की फाइटिंग के लिए उन्हें ऊपर बुलाया जाता है। जैसे उन्हें बुलाया जाता है तो इसी के साथ ही मास्टर जून आगे बढ़ते और आगे बढ़कर उनसे कहते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर एक 4-on-4 बैटल का प्रपोजल रखना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने सेक्टर में एक नई फॉर्मेशन बनाई है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर 4-on-4 बैटल करना चाहेंगे। तो क्या आप लोग यहाँ पर इसकी इजाजत देंगे? तो मास्टर जैंग कहता है कि अब ये बुढ़ा घुसट यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या यहाँ पर जो वाकई में 4-on-4 बैटल करवाना चाहता है? इसी के साथ ही रेफरी उसे कहता है कि अब वाकई में तुम्हारी फॉर्मेशन इस काबिल है कि इसे रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मास्टर उसे कहते हैं हाँ सर ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमने इस फॉर्मेशन को स्पेशली बनाया है। इस फॉर्मेशन में 4 तरह के एलिमेंट्स को यूज करके एलिमेंट बैरियर क्रिएट किया जाएगा और उसके साथ यहाँ पर अटैक्स भी किए जाएंगे और डिफेंड भी किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन देखने के लायक है। तो जब वो उनसे ये बात करते हैं तो रेफरी उसे कहता है तो फिर यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी फॉर्मेशन के इन पेपर्स को ऊपर लेकर जाता हूँ और जाकर दोनों एक्साल्टेड सर्स को दिखाता हूँ और एल्डर्स के पास वो फॉर्मेशन लाई जाती है। तो व्हाइट बियर्ड उसको चेक करता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी फॉर्मेशन है, देखने लायक है। तो ब्लैक बियर्ड कहता है कि जरा देखो तो इन लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई है। फिर साथ ही उनसे कहते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ पर हमेशा से फॉर्मेशन को प्रमोट करते आए हैं, तो इन लोगों ने एक नई फॉर्मेशन बनाई है तो हम लोग यहाँ पर 4-on-4 बैटल की इजाजत देते हैं। जैसे वहां पर 4-on-4 बैटल की इजाजत दी जाती है तो एक तरफ से यहाँ पर सिस्टर चूचू और उसकी 3 और सिस्टर्स होती हैं, वो लोग वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हैं। जबकि मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या वाकई में इनकी फॉर्मेशन इतनी पावरफुल होने वाली है कि वो यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही एथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट है इस फाइटिंग में जो कि लूजी है और दूसरी तरफ से तीनों ही जो है वो रेडियंट स्टेज में है। यहाँ पर इसके खिलाफ भी बात नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा से यहाँ पर ऐसे ही चलता है, जब भी कोई नई फॉर्मेशन बनाई जाती है तो उसका प्रपोजल लाया जाता है तो यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की फाइटिंग में वो लोग कभी भी इसको अपोज नहीं करते और उनको यहाँ पर फाइट करने की इजाजत मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर लूजी इनको हराने के काबिल हो क्योंकि वो एथेरियल स्टेज में और उन लड़कियों में से कोई भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस फाइट को जीत जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीत पाए और वो लोग इस फाइट को जीत जाते हैं तो उनके पास भी यहाँ पर 8 पॉइंट्स आ जाएंगे और उसके बाद हम दोनों का जो मैच है वो ड्रा हो जाएगा। तो जैंग चिल्लाकर लूजी से कहता है कि लूजी तुम्हें यहाँ पर इनके ऊपर किसी के ऊपर भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। तो लूजी उसे कहता है कि ये तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं कभी किसी के ऊपर तरस नहीं खाता। और इसी के साथ ही सिस्टर रूहा उसे कहती है कि मुझे पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, यानी कि तुम लोगों की इज्जत नहीं की, लेकिन प्लीज यहाँ पर हम में से
से किसी को जान से मारने की जरूरत नहीं है, जबकि लूसी उसे कहता है कि अब क्या तुम यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगने वाली हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। जबकि सिस्टर चूचू से कहती है कि सीनियर सिस्टर रूहुआ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इन्हीं के तरीके से फाइट करनी चाहिए। वैसे भी तो हम सभी लोग यहाँ पर जब अरीना में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच होने वाला है। अगर हम लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं तब भी यहाँ पर इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फाइट के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होकर आना पड़ेगा और हम लोग किसी से माफी की भीख तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। तो लूसी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ूफेन के जान पहचान होने की वजह से तुम भी उसी की तरह काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हें भी यहाँ पर काफी दिमाग चलाना आता है, लेकिन अफसोस कि मैं ज़ूफेन की वजह से तुम्हारे पर तरस तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। सिस्टर चूचू से कहते हैं कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम ज़ूफेन से डर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ बता दूं, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने का मौका मिला तो मुझे मार डालना और ज़ूफेन यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि हम दोनों ने अपने रास्ते अलग रखे हुए हैं। लूसी जो होता है वो ज़ूफेन की तरफ देखता है, तुम्हारा ज़ूफेन बड़े कोल्ड होकर वहाँ पर खड़ा होता है। तो उसे देखने के बाद सोच रहा होता है क्या वाकई में ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं सबसे पहले ऐसी लड़की को मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही लूसी वहाँ पर सबसे पहले अटैक कर देता है, वो अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस गैस निकाल कर उनके ऊपर अटैक करता है। तो वो बाकी की दोनों लड़कियों से कहते हैं कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और वो लोग जल्दी से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हैं। चारू अपनी अपनी तलवार उठाती हैं, चारू के पास एलिमेंट्स की पावर होती है और वो लोग फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। उस फॉर्मेशन के साथ पॉइजनस गैस टकराती वहीं पर डिस्पेल हो जाती है और इस बात से लूसी भी काफी हैरान होता है, जबकि एल्डर्स भी काफी खुश हो रहे हैं कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि लूसी ने यहाँ पर चूचू के ऊपर अटैक कर दिया, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फाइट तो होनी ही होनी है, लेकिन इसके बावजूद मैं एथेरियल स्टेज का मास्टर और मैं यहाँ पर डर कैसे सकता। और साथ ही वो फिर से अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक परफॉर्म रैंक की मार्शल आर्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी स्पेशल आर्ट का नाम पॉइजनस मिस स्टॉर्म होता है। वो स्पेशल टेक्निक के साथ जब उनके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ सिस्टर चूचू उनसे कहती है कि एलिमेंट्स को कंबाइन करो और वो चारों जो होती है अपनी अपनी एलिमेंट्स की पावर को रिलीज करती है और सारी पावर सिस्टर चूचू को दे देती हैं। और सिस्टर चूचू जो होती है अपनी तलवार को ऊपर उठाती है और सभी एलिमेंट्स की पावर को अपनी तलवार के अंदर लेकर वहां पर सामने की तरफ एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम मून कटिंग कोल्ड एज होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है। वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि सामने से आने वाला जो स्टॉर्म होता है पॉइजन का वो बीच से दो हिस्सों में कट जाता है और साथ ही लूसी के ऊपर अटैक होता है। लूसी क्योंकि वहां पर सेंटर में खड़ा होता है तो वहाँ तीनों डिसाइपल्स जो होते हैं वो तो पीछे की तरफ गिर जाते हैं जो रेडियंट स्टेज में थे, लेकिन इसी के साथ ही लूसी वहां पर खड़ा रहता है। मास्टर जैंग कहता है कि मुझे पता था कि ये तीनों बेवकूफ यहाँ पर ऊपर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वहां पर फॉर्मेशन से अटैक किया जाता है, लेकिन ये लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार निकले, तीनों अभी तक यहाँ पर गिर चुके हैं। साथ ही वो ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन ये ज्यादा अच्छा रहता अगर यहाँ पर इस फाइट में तुम होते और तुम बड़ी आसानी के साथ उनकी फॉर्मेशन को तोड़ सकते थे। ज़ूफेन कहता है कि शुक्र है कि मैं वहां पर नहीं था। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि अब इस तरह की बात करना बंद करो, अगर हम लोग इस मैच को हार जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे नहीं पहुंच पाएंगे और हम लोग यहाँ पर इनके साथ ड्रा कर जाएंगे और उसके बाद में फाइट करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ ही लूसी को दिखाता है कि लूसी जो होता है उस अटैक के साथ डायरेक्टली हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फिर से वो उठकर सामने की तरफ देखता और खड़ा हो जाता है। जबकि ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो किंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की पावर्स को यूज कर रही हैं। चारों लड़कियों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है और चारों यहाँ पर मिलकर उन कंबाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अटैक जो था इतना पावरफुल था कि एथेरियल स्टेज का मास्टर भी उनके सामने नहीं टिक पाया। और मुझे लगता है कि अगर बार बार उसके ऊपर अटैक होता तो वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मुझे लगता है कि मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर वालों ने वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की फॉर्मेशन बनाई है। तबकि जानमो उसके पास खड़ा होता है तो जानमो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ही कमाल किया, क्या तुम यहाँ पर उन लड़कियों को नहीं देख पा रहे जिनके पास यहाँ पर कमाल की पावर्स हैं? इन सभी लड़कियों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखना चाहिए। शुई रू हुआ जिसके पास यहाँ पर मेटल एलिमेंट की बॉडी है, दो रेड ड्रेस वाली लड़की जो है उसके पास यहाँ पर फायर एलिमेंट की पावर है और दूसरी जो ब्लू वाली है उसके पास यहाँ पर वुड की पावर है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इन तीनों के पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि चौथी लड़की के पास यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स की पावर है जो कि यहाँ पर सेंटर में खड़ी है? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सेंटर किसको बनाना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बाकी के 3 एलिमेंट्स
जो है वो सेंटर वाली लड़की को पूरी तरह से अपोज करते हैं क्योंकि उसके पास वाटर एलिमेंट की पावर है। वो किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि उस लड़की के पास यहाँ पर वाटर एलिमेंट की पावर है, इसी वजह से वो वहाँ पर सेंटर में खड़ी है। लगता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाया हुआ। पूरी डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग इस तरह की फॉर्मेशन को पहली बार देख रहे हैं। तो जानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे। किंग जो होता है वहाँ पर घुमा फिरा कर बातें कर रहा था और उसे अभी तक यहाँ पर इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर सिस्टर चूजू के पास वाटर एलिमेंट की पावर नहीं है बल्कि उसके पास स्पेशल फिजिक है। जबकि जानमो जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वेस्टर्न लैंड में कभी सबसे बेस्ट टैलेंट हुआ करते थे, लेकिन तुम यहाँ पर एक फॉर्मेशन को देखने के बाद उन लड़कियां तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उस लड़की की स्पेशल फिजिक को पहचान नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारा टैलेंट बस इतना ही था। तो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया जो मैं नहीं देख पाया। तो वो कहता है हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा है, मुझे उस लड़की की फिजिक के बारे में पता है। उस लड़की के पास वॉइड स्पिरिट फिजिक है, एक ऐसी फिजिक जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि वो किसी भी एलिमेंट की पावर को यूज कर सकती है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वाटर एलिमेंट की पावर को यूज कर रही है। हाँ ये बात ठीक है कि वो यहाँ पर उन लड़कियों को कवर अप करने के लिए वाटर एलिमेंट यूज कर रही है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अर्थ टाइप, वुड टाइप और गोल्ड टाइप यानी कि फायर टाइप जो होती है ये सारी की सारी वाटर के ऊपर भारी पड़ती है, फिर वो सेंटर क्यों बनी, यानी कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों बनी, वहां पर उस फॉर्मेशन की आई क्यों बनी, क्योंकि उसके पास स्पेशल फिजिक है, वॉइड फिजिक है, जिसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट को अपनी बॉडी से डबल करके गुजार सकती है। तो ये बात सुनने के बाद वो किंगुई का अभिजा हैरान होता है और कहता है क्या उस लड़की के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन वाली वॉइड स्पिरिट फिजिक है, इसी वजह से तो वो लड़की बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर बाकी के तीनों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर से एम्पलीफाई करके डबल करके गुजार रही है। तुम्हारी बात को मैं पहले समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मुझे यहाँ पर इस बात की समझ आ गई है कि उनकी फॉर्मेशन इस वजह से इतनी पावरफुल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों के पास वाकई में एक बहुत बड़ी फॉर्चून है कि उन्हें यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट वाली लड़की मिल गई है। इस तरह की लड़की को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिसके पास स्पेशल फिजिक है। जब किसी के साथ शीलिन भी वहीं पर ही खड़ा होता है तो शीलिन उनसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में तुम लोगों ने ठीक कही कि उस लड़की के पास स्पेशल फिजिक है, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है। शीलिन उन लोगों से कहता है कि हमारे जैसे लोन वुल्स के लिए यानी कि हमारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट है, यानी कि उस लड़की को हम लोग यूज करके फेंक देते हैं। वो इस तरह की कमजोर लड़की है, उसके पास अगर स्पेशल फिजिक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। जानमो से कहता है कि लेकिन अगर हम लोग उस लड़की के साथ डुअल कल्टीवेशन करते हैं तो हमारी कल्टीवेशन डबल हो जाएगी, क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा? तो शीलिन से कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों के बहाने हैं जो लोग यहाँ पर दूसरों के साथ डुअल कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जैसे और ज़ूफैन जैसे असली कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो कि डुअल कल्टीवेशन के साथ नहीं बल्कि अपने तरीके के साथ अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं। लगता है कि तुमने यहाँ पर ह्यूमन के 10 पार्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना, लगता है कि तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, लगता है कि तुम्हें 10 एम्परर्स के बारे में भी नहीं पता, लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे और ज़ूफैन को इस बारे में पता है कि यहाँ पर 10 एम्परर्स एग्जिस्ट करते हैं और उस जगह के बारे में तुम में से कोई भी नहीं जानता जिसके बारे में मैं और ज़ूफैन जानते हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर किसी के साथ डुअल कल्टीवेट करके या फिर चीटिंग करके अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि हम लोग यहाँ पर असली पाथ को फॉलो करते हुए अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं और ज़ूफैन हम दो ही लोग ऐसे हैं जो कि उस जगह के बारे में जानते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करके कर रहे हैं ताकि हम लोग कभी उस जगह के ऊपर पहुंच सकें। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर व्हाइट बियर्ड जो होते हैं एक पेपर के ऊपर सिस्टर चूचू का नाम भी लिख लेते हैं। तो ब्लैक बियर्ड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है, इसकी फिजिक काफी ज्यादा स्पेशल है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन को बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी की तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा स्पेशल है। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो ये लड़की अकेले यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं बना पाती। मुझे लगता है कि हमें इन चारों लड़कियों का नाम अपने पास लिख लेना चाहिए ताकि हमें यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में और ज्यादा लोग मिल सकें। कि व्हाइट बियर्ड ने तो पहले वहाँ पर उनका नाम लिख लिया होता है। व्हाइट बियर्ड पाइनियर से कहता है कि मैं तो इस बात से काफी ज्यादा अमेज हो रहा हूँ कि यहाँ पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर के लोगों को इस तरह की लड़की मिल गई जिसके पास स्पेशल फिजिक है। उनका सेक्टर काफी अच्छे से तरक्की कर सकता है अगर वो इस लड़की को अच्छे से कल्टीवेट करते हैं। एक बार नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर लूजी सोच रहा
रहा होता है कि इन लोगों की फॉर्मेशन जो है, इन लोगों ने अपनी सारी की सारी पावर जो है वो किंग चैंग के थ्रू से मेरी बॉडी के ऊपर थ्रो की, जिसकी वजह से बाकी के तीनों जो है वो मैच से आउट हो चुके हैं। लेकिन इस बात से मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इस वक्त इस फॉर्मेशन की आंख कौन है, यानी इस फॉर्मेशन की आई जो है वो चूचू है और मुझे यहाँ पर इसी को मारना होगा। जू फैम प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसे मारने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो अपनी सोल को रिलीज करता है जो कि उसकी एथीरियन स्टेज की सोल होती है, उसको रिलीज करता है और उसके बाद फाइनल अटैक करने लगा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 556 पे एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या लूजी इस बैटल को जीतेगा या फिर ही वाली मिस्टिकल सेक्टर की लड़कियां इस फाइट को जीतेंगी, क्योंकि अगर वो जीती हैं तो फिर मैच जो है वो ड्रा हो जाएंगे और उसके बाद अगला मैच नहीं हो पाएगा। तो वो अपने पास से अपनी सोल पावर को रिलीज करता है, इथीरियल स्टेज की वो सोल को रिलीज करता है जो कि एक बड़ी सी पॉइजन वाली मकड़ी होती है। तो इसी के साथ ही वहां पर उसको रिलीज करने के बाद उनके पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वो लड़कियां भी वहां पर सभी गैदर हो जाती हैं, वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती हैं। और यहाँ पर लूसी को कुछ पता चलता है कि सभी अगर एक साथ मिलकर अटैक करेंगी तभी उनकी फॉर्मेशन स्ट्रांग होगी। और साथ ही वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पर अपनी जो बड़ी सी स्पाइडर होती है उसके नेट को रिलीज करता है। तो उसका नेट जो होता है उनकी तरफ आगे बढ़ता है, उनकी फॉर्मेशन की तरफ, वो चारों डायरेक्शन से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो हमारा सुपरमैन कहता है कमीना लूजी यहाँ पर उनके पर अटैक कर रहा है और इससे उनकी कमजोरी मिल गई है। लगता है कि यहाँ पर अपनी एब्सोल्यूट पावर के साथ यहाँ पर उनकी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहता है। तो जैसे वो नेट जो होता है उनकी फॉर्मेशन के साथ जाकर टकराता है, दूसरी तरफ से वो सभी लड़कियां जो होती हैं सारी पावर को कंडेंस करती हैं और सारी की सारी पावर वहां पर किंग चैंग को दे देती हैं। तो किंग चैंग उस सारी पावर को अपनी तलवार में लेती है और वहां पर से फिर से मून कट ब्लेड के साथ वहां पर उनके ऊपर स्लैश लगाना स्टार्ट करती है। तो वो वहां सामने की तरफ वहां पर स्लैश तो लगाती है और उसके साथ वहां पर काफी सारी एनर्जी ब्लॉक होती है, नेट जो होता है वो टूट जाता है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ जो एनर्जी जो होती है वहां पर से, यानी कुछ जो पॉइजन वाली एनर्जी होती है वो अंदर चली जाती है। तो लूसी की एनर्जी जो होती है वहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद दिखाते हैं कि वो छोटे छोटे स्पाइडर्स होते हैं जो कि पूरी फॉर्मेशन के अंदर वाली साइड के ऊपर होते हैं। और अंदर वाली साइड के ऊपर जब वो स्पाइडर्स पहुंच जाते हैं तो इसी के साथ ही सिस्टर चूचू कहती है कि बहुत ज्यादा खतरा है और साथ ही वहां पर वो काउंटर मेजर करने के लिए रेडी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ से लूसी वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम सभी को मरना होगा और वो सोल पॉइजन एक्सप्लोजन को यूज करता है। तो फॉर्मेशन के अंदर वाली साइड के ऊपर धमाका होता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ूफैन को भी इस बात से झटका लगता है और दूसरी तरफ से मास्टर जून और उसके साथी जो होते हैं वो लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि अब वहां पर क्या होने वाला है, क्या इस धमाके की वजह से उनकी लड़कियां सेफ रहेंगी या नहीं। तो ऊपर खड़ा वो किंगवी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि लूजी काफी ज्यादा शार्प है, उसे पता चल गया है कि यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करना है। उसे पता है कि यहाँ पर 4 लोगों की मदद से फॉर्मेशन बन रही है, अगर चारों में से एक भी यहाँ पर कमजोर होगा तो फॉर्मेशन यहाँ पर टिक नहीं पाएगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर उसकी वीकनेस मिल गई और उसने अपनी उस पॉइजन गैस को अंदर भेजकर अपनी सोल एक्सप्लोजन के साथ उनको अंदर वाली साइड के ऊपर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि उन लड़कियों की ये वाली फॉर्मेशन जो है इस अटैक के बाद नहीं टिक पाएगी क्योंकि उसे इस फॉर्मेशन की जो वीकनेस है वो मिल चुकी है। तो हमारा लूसी जो होता है वो भी वहां पर खुश हो रहा था और कहता है कि तुम जैसी लड़कियां, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कमजोर लड़कियां मुझे यहाँ पर इस हालत तक पहुंचा सकती हो और उसके बाद तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगी। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस धुएं के अंदर से बड़ी तेजी के साथ सिस्टर चूचू निकलती है और अपनी तलवार को लाकर उसके गले के ऊपर रख देती है। और वहां पर उसके गले पर तलवार रखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी को झटका लगता है कि यहाँ पर हुआ क्या। सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सिस्टर चूचू ने वहां पर अपनी आइस पावर को यूज किया होता है, उसने अपनी फ्रोसिंग पावर को यूज करते हैं वहां पर उस धमाके से अपने और अपनी सिस्टर्स को बचा लिया होता है। तो मास्टर बाय भी कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इसका कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर हर तरह के एलिमेंट को यूज कर सकती है। ब्लैक बियर्ड उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि एक रेडियंट स्टेज की कल्टीवेटर होने के बावजूद ये यहाँ पर एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को टक्कर दे रही है। इसका मतलब यह है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है इसकी अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये लड़की भी यहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। लूसी वहां पर काफी ज्यादा घबरा रहा था और कहता है कि अब यहाँ पर ये हुआ क्या, ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने वहां पर उन सभी के ऊपर एक्सप्लोजन के साथ अटैक किया था और इन सभी को तो यहाँ पर बुरी हालत में होना चाहिए था, यहाँ इनमें से कुछ को मर जाना चाहिए था, लेकिन सभी लोग
लोग वहाँ पर ठीक हैं। लगता है कि इस लड़की ने अपनी फ्रोस पावर के साथ उन सभी को बचा लिया है। तो सिस्टर चूचू से कहता है कि तुम जहाँ पर इस फाइट को हार चुके हो, हालांकि तुमने जहाँ पर मेरी सिस्टर्स को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन क्योंकि तुम बटलर जू फैन के साथ हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, इसलिए जहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही हमारे जू फैन की तरफ देखती है, तुम्हारा जू फैन जो होता है वहीं पर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है, यानी कि अगर तुम इसे मार भी डालती हो तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है जैसे कि इस बात से फर्क पड़ता है। मुझे ये वाला सीन सबसे ज्यादा घटिया लगता है, जहाँ पर हमारा जू फैन जो है अपनी कमजोरी सभी को दिखा रहा है कि उसे इस लड़की से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर इस लड़की को बंदी बना लो तो जू फैन उनके सामने घुटने टेक देगा। मास्टर जैंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो मास्टर युन को वहां पर कोस रहे होते हैं और कहते हैं कि मास्टर युन कमीने ने जहाँ पर 4 लोगों की फॉर्मेशन वाली बैटल में हमें हरा दिया, अब जहाँ पर हमारे पॉइंट्स ड्रा हो चुके हैं, हम दोनों को यहाँ पर ड्रा पॉइंट्स के साथ अपने रिसोर्सेज इसके साथ बांटने पड़ेंगे। हमारे पास एक और बंदा होता है जो पीछे चुपचाप खड़ा है, वो जू फैन को वहां पर टॉन्ट दे रहे होते हैं कि अगर तुम भी यहाँ पर होते तो एक और बैटल के साथ हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी फाइट को जीत जाते, लेकिन तुमने यहाँ पर फाइट नहीं की और अब यहाँ पर हमें उनके साथ अपने रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको सब्र रखना चाहिए और आपको पता है कि यहाँ पर पावर के साथ साथ किस्मत का भी काफी ज्यादा अमल दखल है, और अब जबकि यहाँ पर मास्टर जुन की साइड के ऊपर उनकी किस्मत साथ दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों की किस्मत में यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे साथ ड्रा होना। मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम इस कमीनी लड़की के लिए यही दुआ कर रहे थे कि हम लोग इस मैच को हार जाए और वो इस मैच को जीत जाए। मास्टर जैंग जो होता है उसकी किसी बात की वजह से वहाँ पर शांत नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और हमारा जू फैन सोच रहा होता है कि ये बंदा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोर होता जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग जीते या फिर वो लोग जीते। और इसी के साथ ही एल्डर वहाँ पर कहते हैं कि तो ये वाली फाइट जो थी यहाँ पर, यानी कि 4 लोगों की फॉर्मेशन वाली फाइट को मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर की लड़कियों ने जीत लिया और ये फाइट जो है मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर की लड़कियों को गई। और इसी के साथ सिस्टर चूचू जो होती है अपनी तलवार को वापस करती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि लूसी की तरफ दिखाता है कि लूसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ ही सिस्टर चूचू जहां से गुजरने लगती है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो हालांकि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी जो है वो इसी की दिखाई दे रही है, यानी कि लूसी की ही दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि लूसी ने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया है या फिर किसी और ने यहाँ पर बैकलैश की वजह से उसे झटका लगा है। लूसी अब इतना बेवकूफ तो नहीं है कि जू फैन जैसे मॉन्स्टर के यहाँ पर होते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर वो अटैक कर दे, वो भी मैच के खत्म होने के बाद। और अगर यहाँ पर उसने अटैक किया भी है तो ये रूल्स के खिलाफ है और वैसे भी उसे डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाएगा।